Good evening to all of you. Good evening to everyone. Please let me know that the voice is clear, video is clear. Good evening to everyone. Good evening to all of you. Please let me know that the voice is clear, video is clear. एक बार सब लोग फटाफट बता देंगे वॉइस सही है, वीडियो सही है, तो फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, एक बार बता देना सब लोग. The voice is clear, video is clear. We can start with our session. Good evening to all of you. Yes, good evening to everyone. कैसे हो सब लोग? वेलकम टू द फर्स्ट क्लास. सब कुछ सही है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो आज हमारा पहला क्लास है बेसिकली जो YouTube पे लाइव हुआ है, और ये DBMS है, और कल की जो क्लासेस होंगी वो आपकी जो है वो ऐप में होंगी. आई मीन जो PW ऐप होगा या वेबसाइट होगा आप उस पर देख सकते हो. तो आज का ये जो है बेसिकली विल ट्राई टू गो एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड की बेसिक इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट. थोड़ा सा 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं. लेट ऑल अदर स्टूडेंट शुड आल्सो ज्वाइन, देन वी कैन स्टार्ट विद आवर सेशन. ठीक है, अभी सही है वॉइस? अभी ठीक है? यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वॉइस सही है? चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दैट. माय नेम इज सतीश यादव एंड टुडे आई विल बी टेकिंग योर DBMS क्लासेस. नमस्ते भाई, कैसे हो? बट उसके पहले दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप. यू कैन गो एंड यू कैन ज्वाइन इट. यस, यू कैन स्टार्ट योर DBMS. पहला सब्जेक्ट भी आप स्टार्ट कर सकते हो. DBMS बहुत स्कोरिंग है, मतलब अगर अच्छे से पढ़े हम लोग तो वी कैन गो एंड वी कैन ट्राई टू, ठीक है, स्टार्ट दिस. सो दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन ज्वाइन इट. ओके, चलो. तो देखो, सबसे पहले अगर मैं DBMS के बारे में बात करते हैं तो यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. ओके, लेट्स स्टार्ट दैट. सपोज इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट DBMS, ठीक है, तो DBMS जो है वो यूजुअली 8 to 10 मार्क्स का आता है. ठीक है, तो जैसा कि देखा जाएगा अगर आप 2026 का भी पेपर देखोगे तो यूजुअली इट वाज अराउंड 8 to 10 मार्क्स. ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 8 से 10 मार्क का जो है वो हमेशा आता ही आता है, एंड इसको हम लोग स्कोरिंग की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है, अगर मैं इसके टॉपिक्स के बारे में बात करूं, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी हैविंग इज इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. पहले हम लोग टॉपिक देख लेते हैं एंड देन वी कैन गो एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन रिलेटेड टू दैट. इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ER मॉडल, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल हैव द नॉर्मलाइजेशन. ये भी एक अच्छा टॉपिक है. सो एंड देन वी विल हैव द क्वेरीज. क्वेरीज में बेसिकली वी विल बी हैविंग द रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है, SQL एंड कैलकुलस. अब यहां पर एक और टॉपिक आता है हमारे पास में, फाइल इंडेक्सिंग एंड ट्रांजैक्शन. देखो, अब यूजुअली अगर हम लोग ये बेसिकली बोला जाए तो DBMS जो है वो आप यहाँ पर 5 कैटेगरी में इसको डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, इंट्रोडक्शन भाई सब्जेक्ट के हिसाब से दिया जाएगा. ठीक है, पहले अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है तो वही इंट्रोडक्शन है, नहीं सब्जेक्ट समझ में आएगा तो क्या इंट्रोडक्शन देके कोई मतलब नहीं है. तो कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट कर लेते हैं, फटाफट इसको समझने की कोशिश करो. देखो, अब अगर मैं बोलूं कि DBMS जो है वो एक कैटेगरी में आता है और बहुत सारे बच्चे जो है वो इससे स्टार्ट करते हैं. जब कभी भी आप कोई भी गेट का सब्जेक्ट शुरू करोगे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पढ़ना कैसे है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे, जब आपका बेसिक एक फ्लो बन जाता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो. तो मैं अपने इस लेक्चर में जो भी बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी गेट की जर्नी, मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को पूरा एक फ्लो बना के दूंगा. अगर बस आपकी एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि यू हैव टू कम टू क्लास एवरी डे. आपको रोज का बस क्लास में आना है, बाकी की चीजें चाहे वो गेट PYQ से रिलेटेड हो, क्वेश्चन से रिलेटेड हो, बाकी की सारी चीजें जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, और इसका फ्लो कैसे मेंटेन करना है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा. ठीक है, तो अगर मैं DBMS की कैटेगरी के बारे में बात करूं तो DBMS जो है उसके चैप्टर्स को मैं डिफाइन करूं तो फर्स्ट वन इज इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ER मॉडल. ये यूजुअली जो है वो 2 से 4 मार्क का पूछा जाता है. तो लेफ्ट साइड इज डिफाइनिंग कि भाई एक तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा 2 मार्क का, या एक एक करके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और कभी कभी देखा गया कि 4 भी जाता है. अब अगर नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन भी 2 to 4 मार्क्स जो है वो आप इसमें कंसीडर कर सकते हो. क्वेरीज जो है, क्वेरीज आउट ऑफ दिस होल पर्टिकुलर टॉपिक, द क्वेरीज आर द इंपॉर्टेंट वन. और आज की डेट में ये देखा भी गया है, और अभी भी मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि आपके जो पेपर में आएगा क्वेरी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है, और इसके ऊपर ज्यादा गेट अभी जो है वो फोकस कर रहा है रिलेटेड टू क्वेरीज. तो यहां पर रिलेशनल कैलकुलस हो गया, SQL हो गया, ठीक है, अलजेब्रा हो गया, एंड फाइल इंडेक्सिंग की मैं बात करूं तो फाइल इंडेक्सिंग भी जो है वो 2 to 4 मार्क का आता है, एंड ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी भी 2 to 4 मार्क का आता है. बट ये वाला जो चैप्टर है, आई मीन द क्वेरीज, रिलेशनल अलजेब्रा हो गया, SQL हो गया, रिलेशनल कैलकुलस हो गया, दैट यूजुअली गो फॉर 4 to 8 मार्क्स. ठीक है, तो ये इसके चैप्टर के डिविजन्स हो गए. पहला हम लोग इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट देखेंगे, ठीक है, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन देखेंगे, फिर क्वेरीज देखेंगे, फाइल इंडेक्सिंग देखेंगे, ट्रांजैक्शन देखेंगे. तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो आपको 12 से 15 घंटे जो है वो ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को कवर करने में लगेंगे. बट जिन बच्चों ने भी ट्रांजैक्शन नहीं पढ़ा है, पिछले बार भी बच्चे बहुत बोल रहे थे कि सर हमारा सब कुछ हो जाता है, हमको बाकी की सारी चीजें इजी लगती है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी इजी लगता है, नॉर्मलाइजेशन भी इजी लगता है, क्वेरीज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बस आप एक बार मेरे से पढ़ के देखना. ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा भी, रिलेशनल कैलकुलस भी, फाइल इंडेक्सिंग भी इजी है. जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मतलब बाकी की चीजें तो सबको समझ में आ जाती है, जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ट्रांजैक्शन में आता है. तो भाई एक बार मैं बोलूंगा जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े या नहीं भी पढ़े, एक बार जो है वो आप जो है वो ट्रांजैक्शन. और रही बात ऐप जो है, कल से आप लोगों को ये पूरे लेक्चर जो है वो ऐप में दिखना शुरू हो जाएंगे. कल हमारा जो टाइमिंग है 6:30 to 9:30 वो हम लोग ऐप में ही करेंगे. बस आज जो है वो एक टेस्ट देने के लिए, एक ग्लिम्स देने के लिए,
कि भाई डीबीएमएस पढ़ा कैसे जाता है, सब्जेक्ट क्या है, इसका टेस्ट क्या है, तो इसलिए सिर्फ ये यूट्यूब पे करवा रहे हैं। बाकी का आप टेंशन मतलब कल से जो है वो हमारा ऐप में ही होगा, ठीक है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, सिर्फ फर्स्ट क्लास जस्ट टू गिव अ टेस्ट रिलेटेड टू दैट, सो इट इज ओवर द यूट्यूब। अब देखो बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम डीबीएमएस पढ़ने जाते हैं तो डीबीएमएस पढ़ने के लिए अब क्या क्या चीजें सफिशिएंट है। पहली जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो भी मैं आप लोगों को नोट्स लिखा के दूंगा दैट्स इट, नोट्स पढ़ना है। और रही बात बुक की, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बुक आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आता है कि अगर ये वाली चीज है स्पेशल क्विज के लिए तो मैं आपको बोल सकता हूं, बट अगर मैं बुक के बारे में बात करूं तो दो बुक जो है, एक तो है डीबीएमएस बाय रघु रामकृष्णन, ठीक है, और एक जो है वो डीबीएमएस नवाते, और एक जो है वो डीबीएमएस बाय कोर्थ। ये आपके ऊपर है, बट मैं बुक आपको यही बोलूंगा, ठीक है, मैं बुक का सजेशन आपको यही बोलूंगा कि आप सिर्फ बुक रेफर करना, कोई भी क्वेश्चंस जो उसके पीछे के क्वेश्चंस दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए सिर्फ वही उस पे ही आपको बुक पढ़नी है, बाकी का आपको कुछ भी बुक में से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। आपको सबसे पहला जो चीज करनी है, गेट का हमारा फ्लो कैसे बनने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, आपको जो भी नोट्स लिखाया जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको ही पढ़ना है, उसको ही रिवाइज करना है, और बाकी की कुछ भी चीजें नहीं करनी है। कुछ अगर एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि मेरे को रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ रही है या फिर मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन आपका यही होगा कि आपको सिर्फ जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप जो है ये किताबें यूज कर सकते हो। रघु रामकृष्ण हो गया, या फिर डीबीएमएस के लिए कोर्थ हो गए, ठीक है, या तो डीबीएमएस के लिए आप नवाते ले सकते हो। तो इसमें से ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अच्छा, डीए वाले बच्चे का भी है कि भाई डीए वाले के बच्चों का क्या टॉपिक है, तो इनिशियल जो ये चार चीजें हैं, पांच चीजें हैं, वो आप डीए के टॉपिक में ले सकते हो। तो जब भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए आपका सीएस और डीए जो होगा, ठीक है, अभी जो फिलहाल के लिए होगा आपका सीएस और डीए का जो कॉन्सेप्ट होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे मैं आपको बता दूंगा कि भाई डीए वाले बच्चों के लिए इतना ही सिलेबस था, फिर सीएस वाले बच्चों के लिए वो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए, ठीक है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये फोकस करना है कि आपका क्या क्या हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, क्या क्या मार्क्स आने वाला है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा रोज का जो फ्लो होगा वो सिंपल इसी तरीके से होगा कि हम लोग आएंगे क्लास में, पढ़ेंगे, मैं आपको नोट्स दूंगा, आपको नोट्स प्रॉपर मेंटेन करना है। एट द एंड मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी बना के दूंगा, शॉर्ट नोट्स भी आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। क्लास में मैं आपको ऑलमोस्ट रोज जो है वो 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 10 to 12 क्वेश्चंस करवाऊंगा। डीपीपी आपको अलग से मिलेगी, वो आपको खुद करनी है, ठीक है। और उसके बाद में पीवाईक्यूज के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाले होंगे वो मैं लूंगा। फिर मैं आपको कुछ टाइम दूंगा कि भाई आप पीवाईक्यू करके आओ। आप जब पूरा पीवाईक्यू करके आओगे तो एक दिन में सेशन लगाऊंगा और उसमें हम लोग पीवाईक्यू की डिस्कशन करेंगे। तो ये है हमारा पूरा चैप्टर का फ्लो, सब्जेक्ट का फ्लो, कि ये बेसिकली होने कैसे वाला है। मैं अभी भी ये चीज रिपीट करता हूं कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि यू जस्ट हैव टू कम टू द क्लास। आपको सिर्फ अपने आप को ये बोल के चलो कि भाई मेरे को क्लास चलनी है। और मैं अगर बोल रहा हूं कि अगर आप 2 से 3 दिन भी अगर क्लास में आ जाते हो, ठीक है, सिंपल तरीके से, तो बाकी की मेरी गारंटी होगी कि भाई आप जो है वो बाकी के 3 क्लास से लेके 20 क्लास तक, 25 क्लास तक, 30 क्लास तक, उसके आने की गारंटी मेरी हो जाएगी। बस स्टार्टिंग में 1-2 दिन आप देख लो कि कैसा फ्लो है, फ्रीक्वेंसी कैसी है, एंड देन लेटर वी कैन गो, ठीक है। भाई इंट्रोडक्शन के पीछे पड़ा है ये लड़का, क्या देखो मेरे को सिंपल सा बात है, मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अपने 3rd क्लास में या 4th क्लास में। पहले 3 क्लास में आप लोगों को पढ़ा लेता हूं, पहले 10 घंटे में आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद में इंट्रोडक्शन मैं नहीं, आप खुद दोगे कि सर मेरे को समझ में आया, मेरे को मजा आया। सब्जेक्ट ही इंट्रोडक्शन होता है, फैकल्टी की कोई कीमत नहीं होती भाई, सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट ही बच्चा होता है, इसको डेवलप किया जाता है, सालों साल लग जाते हैं इसको डेवलप करने में, और अगर सब्जेक्ट हमारा बोलेगा तो वही फैकल्टी का इंट्रोडक्शन होता है, बाकी का कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता है किसी का। सब्जेक्ट के नाम के हिसाब से फैकल्टी जाना जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एवरीवन, ठीक है। बिल्कुल, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। गेट जो भी बच्चे ने पहले एक बार अपीयर हुआ है वो भी देखो कि कैसा पढ़ा रहा हूं, और जो जो पहली बार पढ़ने आया है उसको कोई फ्लो नहीं है, उसको कोई आइडिया नहीं कि गेट कैसे पढ़ा जाता है, तो उसको भी मैं सिखाऊंगा। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आता है कि भाई गेट हमको पढ़ना कैसे होता है। और अगर आपको गेट पढ़ने नहीं आ रहा है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम गेट जो है वो इस सीक्वेंस में पढ़े या इस सीक्वेंस में पढ़े। कुछ नहीं करना है, जो मैं बोलूंगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही फॉलो करना है। क्यों? आपके बोलने पे क्या मैं क्यों बिलीव करूं, क्यों मैं ऐसा करूं? भाई पिछले 13-14 साल से बोल रहा हूं, बाकी के लोग फॉलो कर रहे हैं, बाकी के लोगों की रैंक आ रही है, बाकी के लोग जो आईआईटी जा रहे हैं, जब वो कर रहे हैं, जा रहे हैं, सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, तो आपको भी ये चीज फॉलो करनी होगी। सर मेरे को नहीं फॉलो करना, आप जो भी बोलते हो भाई, यू हेट मी, यू लव मी, जस्ट फोकस ऑन माय सब्जेक्ट, ठीक है। आप मेरे को हेट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर आपकी शक्ल गंदी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ो, दैट्स इट, वही मैटर करता है। और अगर वो चीज हमने कर ली तो बाकी की सारी चीजें जो है वो एक साइड में होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज निकल के आता है, वो है हमारा सब्जेक्ट। चलो स्टार्ट कर ले भाई, बोलो। अरे ऐप में मैं जैसा बता रहा हूं कि ऐप वाला जो है वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ऐप वाला, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, कोई भी टॉपिक यहां पर जो है वो आप जिस तरीके से फ्लो मेंटेन करेंगे उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और ये ऐप का टेंशन मतलब कल से हमारा ऐप में चालू हो जाएगा। आज तो आए हैं बस एक टेस्ट देने के लिए, फ्रीक्वेंसी मैच कराने के लिए, बाकी का कल से हम लोग और भी तगड़े तरीके से करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लें, एवरीवन इज रेडी, चलो एवरीवन एवरीवन, चलो ओके लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली मैं आप लोगों को पहला जो है वो डीबीएमएस के बारे में बताऊंगा, इसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। उसके बाद में कंपैरिजन करेंगे हम लोग फ्लैट फाइल सिस्टम, ठीक है, फ्लैट फाइल सिस्टम
और डीबीएमएस के साथ में कंपैरिजन करेंगे कि बेसिकली डीबीएमएस आया क्यों, फ्लैट फाइल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी, दैट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी, एंड देन देयर वी कैन गो फॉर द कीज, या फिर इसमें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वाला जो है वो कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तो चलो एवरीवन, लेट्स ट्राई टू स्टार्ट इट। देखो, जो सबसे पहली चीज आती है वो ये आती है कि बेसिकली डेटाबेस होता क्या है। अगर आप डेटाबेस, बेसिकली क्या होता है डेटाबेस, एक तो होता है हमारे पास में डेटा, ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास में डेटाबेस। अब नॉर्मली हर एक आज के डेट में हर एक जगह पर आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। आप हॉस्पिटल में जाओ, वहां पर पेशेंट्स का डेटा मेंटेन किया जाता है। एयरलाइन में जाओ, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में भी जो है वो नॉर्मल लोगों का भी जो है, जो फ्लायर्स है उनकी भी डेटा मेंटेन करती है। मैं दूसरी बात क्या करूं, यहां पर भी हमारे पास में फिजिक्स वाला में भी यहां पर स्टूडेंट्स के जो है वो डेटा मेंटेन होते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे डेटा मेंटेन हो रहा है तो ये बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है, तो वी नीड सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर व्हिच मैनेजेस ऑल दिस। सो राइट नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ डेटाबेस। अगर मैं डेटाबेस के बारे में बात करूं, सो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। एन एग्जांपल के लिए सेट ऑफ स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन हो गया यहां पर, या सेट ऑफ फैकल्टीज इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, फैकल्टी इंफॉर्मेशन हो गया। सो दिस ऑल आर डिफाइंड एज व्हाट, दिस ऑल आर डिफाइंड एज अ डेटाबेस, ठीक है। नोट्स जो है वो थोड़ा थोड़ा बनाते रहो, बाकी का तो आपको पीपीटी मिल जाएगी बाद में, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला डेटाबेस है, तो आपको क्या करना है, एक सिंपल लिख लेना, डेटाबेस इट इज नथिंग बट द रिलेटेड डेटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मेंटेन करते जाओ, बाद में जब आपको ये मैं नोट्स शेयर करूंगा, जब आपको ये नोट्स मिलेगी तब आप उसको फेयर कॉपी बना लेना, ठीक है। तो अगर अभी करते जाओगे, नोट्स कैसे मेंटेन करनी है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अभी जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा सिंपल सिंपल तरीके से वो लिखते जाओ, और बाद में जब आपको नोट्स मिल जाएगी, पीपीटी मिल जाएगी, तो उसको पूरा फेयर कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास में पहली जो चीज है कि भाई आज के डेट में हर एक जगहों पर हमें क्या चाहिए, डेटाबेस चाहिए। अगर डेटाबेस आ रहा है तो ऑब्वियसली वी नीड समथिंग सो दैट इट कैन मैनेज। अब यहां पर पहला है डेटाबेस एंड दूसरा क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहता है, इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मैनेज एंड एक्सेस द डेटा फाइल्स इन अ एफिशिएंट वे। होता क्या है कि हमारे पास में ये यूजर है, ठीक है, और ये यूजर यहां पर आपके पास में ये डेटाबेस फाइल है। फॉर एग्जांपल के लिए दिस इज नथिंग बट योर डेटाबेस फाइल, ओके, लेट्स कंसीडर दिस इज योर डेटाबेस फाइल, और ये यहां पर यूजर है। तो अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, इट इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर जो ये फाइल और ये यूजर के बीच में एक इंटरफेस के जैसा काम करता है। इसको समझने के लिए आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जैसा हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो होता क्या है, अब ये है हार्डवेयर आपका, ठीक है, और ये यूजर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, यही चीज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंटरफेस है। अब होता क्या है कि हार्डवेयर को हमारी भाषा समझ में नहीं आती है और इसको हमारी भाषा समझ में नहीं आती है, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक इंटरफेस चाहिए, ऐसी कोई चीज चाहिए जो उसकी भी भाषा समझ सके और हमारी भाषा भी समझ सके। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं। या फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अगर मोबाइल का हार्डवेयर हो गया, तो मोबाइल के हार्डवेयर में भी अगर आपको मैं बोलूं कि ए भाई मोबाइल एक काम कर, डेटा यहां से वहां ट्रांसफर कर, मोबाइल बोलेगा, मोबाइल का हार्डवेयर बोलेगा भाई मेरे को थोड़ी समझ में आता है तुम क्या बोल रहे हो। तो उसके लिए हमें क्या होता है, उसके लिए हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जो भी आप डेटाबेस मैनेज करोगे, यहाँ पर जो भी डेटाबेस स्टोर करोगे, चाहे वो कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर मैं फिजिक्स वाला का एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहाँ पर फैकल्टी की इंफॉर्मेशन, यहाँ पर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, यहाँ पर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, सबकी जो इंफॉर्मेशन, सबका जो डेटा होता है वो कलेक्ट होता है। अब अगर मैं इसमें से एफिशिएंटली कुछ भी बोलूं कि भाई मुझे एक काम करो, मुझे उन एम्प्लॉइज के नाम बताओ जिनके सुपरवाइजर का नाम ये है, या उन एम्प्लॉइज के नाम बताओ जो बेसिकली गेट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो अब ये डेटाबेस बोलेगा भाई मैं तेरा नहीं सुन के लूंगा। मैं बोलूंगा भाई क्यों नहीं सुन के लेगा, भाई मेरे को एक इंफॉर्मेशन चाहिए, और आज की डेट में सब कुछ इंफॉर्मेशन ही है, तो ये बोलेगा भाई क्यों नहीं सुन के लेगा। तो उसके लिए हमारे पास में क्या आता है, उसके पास में हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीबीएमएस कहते हैं। तो डीबीएमएस इज बेसिकली इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मैनेज, ठीक है, इट इज यूज्ड टू मैनेज एंड इट इज यूज्ड टू एक्सेस द डेटाबेस इन अ मोर एफिशिएंट वे, ठीक है, इन अ मोर एफिशिएंट वे। तो बेसिकली आप ये मान के चलो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, इसको और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे, बट बेसिकली अभी हमारा जो डेफिनेशन है वो यही है कि इसको मैं बोलूंगा तेरे को ये काम करना है, मेरे को ऐसे लोगों के नाम बता जो गेट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये बोलेगा मैं तेरा नहीं सुन के लूंगा। तो यूजर क्या करेगा, डायरेक्टली इसको नहीं बोल रहा है, तो उसके लिए वी नीड वन मिडवे, वी नीड वन इंटरफेस, जिस इंटरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, डीबीएमएस कहते हैं। बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है। अब आगे चलते हैं और आगे जो है वो हम लोग बात करते हैं कि डीबीएमएस इज बेसिकली एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड जो है वो डेटाबेस फाइल्स, और ये मोस्टली कहां पे आपकी स्टोर होती है, दैट इज इन हार्डवेयर व्हिच इज नथिंग बट योर डिस्क, ठीक है। और बाकी का मैं बीच बीच में डाउट भी लेता रहूंगा, बट उसके पहले अगर आप मेरे को देखो, हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो यही होगा कि पहले मैं आप लोगों को 10 से 15 मिनट की एक एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है, पहले मैं आप लोगों को 10 से 15 मिनट की एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बाद में जो है फिर मैं थोड़ा सा एक टाइम लूंगा कि ठीक है भाई अब बताओ क्या क्या डाउट है, तो उस टाइम पे आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर हमारे पास में फ्लैट फाइल सिस्टम है। फ्लैट फाइल सिस्टम आप ये बोल सकते हो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जो फाइल होती है, ठीक है, उसमें ये चीज होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि डीबीएमएस आया क्यों, ठीक है, ध्यान से सुनना, अब पूरा फ्लो में हम लोग जाएंगे, सिर्फ सुनते जाना। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारे पास में नॉर्मल फाइल सिस्टम थी, नॉर्मल फाइल सिस्टम क्या जो है ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो गई, अब यहां पर क्या हो रहा था कि हमारे पास में ये यूजर है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है, लेट्स कंसीडर कि दिस इज नथिंग बट यूजर, और ये हमारा नॉर्मल फाइल सिस्टम था। अब यूजर क्या करता था, इसमें स्टोर करता था, तो डीबीएमएस की जरूरत क्यों पड़ी हमें। अब यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो निकल के आ गई कि ये जो यूजर है और फाइल्स, अब देखना
अब मेन जो होता है, हमें इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन नहीं लेनी चाहिए। इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी? हम इस फाइल सिस्टम से मांगेंगे। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। अब प्रॉब्लम ये आने लगी कि यूजर को ही डेटा स्टोर करना पड़ता था, यूजर को ही जो डेटा है उसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए था। अब यूजर को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था, तो नॉर्मल अगर कोई एक फाइल सिस्टम भी उसे एक्सेस करनी है तो उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था। अब स्ट्रक्चर पता होने के साथ साथ में वो कैसे स्टोर होगा वो भी उसे पता होना चाहिए था। तो ये सारी चीजें क्या कर रही थी? प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी किसमें? नॉर्मल फ्लैट फाइल सिस्टम में। एंड दैट इज व्हाई योर डीबीएमएस इज यूजुअली कम्स इनटू द मार्केट। ठीक है, तो यहां पर ये जो यूजर है और फाइल है, तो यूजर को क्या पता होना चाहिए था? डेटा फॉर्मेट पता होना चाहिए था। ठीक है, ये सारी चीजें किसको पता होनी चाहिए थी? यूजर को पता होनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर अगर आप डीबीएमएस में जाओगे तो यूजर को डेटा के बारे में कुछ भी नहीं पता लगता। ये बेसिकली आपको डेटा इंडिपेंडेंसी दे रहा है। डेटा इंडिपेंडेंसी का मतलब ये है कि नॉर्मल ये किस तरीके से स्टोर हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल ये फाइल जो है वो किस तरीके से स्टोर हो रही है, ये बेसिकली यूजर को पता ही नहीं है। तो इस तरीके से डीबीएमएस जो है दैट एक्ट एज अ मिडवे बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस फाइल्स। तो ये फ्लैट फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो रहे थे। अब फ्लैट फाइल सिस्टम क्या था? फ्लैट फाइल सिस्टम जो है डेटाबेस फाइल्स मैनेज्ड बाय यूजर यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब हमारे पास में जब डेटाबेस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था तो फ्लैट फाइल सिस्टम इट कैन नॉट हैंडल वेरी वेल। ये किसके लिए बना है? कि अगर आपका डेटाबेस का कोई भी फाइल है, अगर वो नॉर्मल केबी में है, नॉर्मल एमबी में है, तो छोटी फाइल सिस्टम या छोटा अगर डेटाबेस है तो फ्लैट फाइल सिस्टम नॉर्मली इसको क्या कर सकता है? आराम से स्टोर कर सकता है। लेकिन जब आपका डेटाबेस बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है, बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, देन वी कैन से दैट द फ्लैट फाइल सिस्टम इज गोइंग टू बी नॉट हैंडल प्रॉपर्ली ओवर हियर। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लैट फाइल सिस्टम एंड योर डीबीएमएस। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि इनमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, फ्लैट फाइल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स थी? पेड बैच में कल होगा, कल से चालू होगा भाई, परेशान मत हो, कल से आपका चालू होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे आपने ओएस नहीं पढ़ा है, ठीक है, नॉर्मल जब भी जो हम लोग फाइल यूज करते हैं मैं उसका एग्जांपल दिया था। हम लोग ओएस में नहीं जा रहे, मैं आप लोगों को बस कंपैरिजन करके दिखाया कि नॉर्मल जो है ओएस फाइल वाली हमारी सिस्टम है उसमें हम रखते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, और डीबीएमएस में रखते हैं तो क्या करते हैं। अब हम लोग इसकी लिमिटेशन समझेंगे और इसका हम लोग एडवांटेज समझेंगे। ठीक है, आपको मिल जाएगा, ये नोट्स मिल जाएगा आपको, नोट्स वोट्स का टेंशन मत लो, सिर्फ फोकस करो। ठीक है, हाँ हाँ, कल यहीं से कंटिन्यू होगा। अब जैसे नॉर्मल फ्लैट फाइल सिस्टम है, इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती थी कि जब भी यहां पर यूजर होता था, ठीक है, यूजर नीड्स टू नो स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, स्ट्रक्चर ऑफ फाइल्स। ठीक है, लेकिन यहां पर यूजर डज नॉट नीड टू नो स्ट्रक्चर ऑफ फाइल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फाइल्स या स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। नॉर्मली यहां पर क्या होता है फ्लैट फाइल सिस्टम में कि वो किस तरीके से स्टोर हो रहा है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका डेटा फॉर्मेट क्या है, ये नॉर्मल फाइल सिस्टम में है। लेकिन अगर आप डीबीएमएस में जाओगे तो इसमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, कोई जरूरत, क्योंकि डीबीएमएस इज हैंडल्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल, स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस और डेटा फॉर्मेट ऑफ द डेटाबेस। तो ये डीबीएमएस में यहां पर यूजर को इंडिपेंडेंसी मिल रही है, और अनदर वे वी कैन से दैट कि डेटा इंडिपेंडेंसी मिल रही है यहां पे। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? दिस इज रिलेटेड टू योर डीबीएमएस। और दूसरा, इट इज गुड फॉर स्मॉल डेटाबेस, बट दिस वन इज गुड फॉर लार्ज डेटाबेस। ठीक है, इट इज गुड फॉर स्मॉल डेटाबेस एंड इट इज गुड फॉर लार्ज डेटाबेस। अब फ्लैट फाइल सिस्टम का जो एक मेन प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि इट इज डिफिकल्ट रिक्वायर्ड डेटा यूजिंग द फ्लैट फाइल सिस्टम। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपने क्या किया, समझो एक बहुत बड़ा डेटा बन गया, 10 जीबी का डेटा बन गया। अब उसको आपने स्टोर किया, नॉर्मल फ्लैट फाइल सिस्टम के बारे में बता रहा हूं। आप समझो कि अगर आपको कोई भी चीज वहां पर एक्सेस करनी है, क्या नॉर्मल एक जो 10 जीबी की आपने फाइल बनाई है, तो उसमें आपने पूरा डेटा स्टोर किया। अब 10 जीबी की फाइल आपकी बन गई है। अब अगर उसमें आपको पता करना है कि भाई मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो गेट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो अब ये 10 जीबी का पूरा जो डेटा होगा वो आपका मेन मेमोरी में लेके आ रहा है, और फॉर एग्जाम्पल सम पार्ट ऑफ लेके आ रहा है। तो जो इनपुट आउटपुट कॉस्ट हो रही है वो आपकी फ्लैट फाइल सिस्टम में ज्यादा हो रही है। यहां पर आप इंडेक्सिंग नहीं मेंटेन कर रहे हो। लेकिन यहां पर नॉर्मली अगर मैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं तो यहां पर वी आर मेंटेनिंग द इंडेक्सिंग। ठीक है, मेंटेनिंग द इंडेक्सिंग, और यहां पर देयर इज नो इंडेक्सिंग। अच्छा, अब ये इंडेक्सिंग क्या है, ये क्या है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। इसके ऊपर हमारा पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर होगा। ठीक है, इंडेक्सिंग अलग से हमारा एक टॉपिक होगा, तो उसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम लोग पहले ये देख लेते हैं। तो नॉर्मली अगर समझ में आया ये वाला पॉइंट कि अगर मेरे को यहां पर देखो, ये फ्लैट फाइल सिस्टम में क्या हो रहा है, ये हमारे पास में यूजर है और यहां पर ये फाइल है। ठीक है, ये हमारे पास में यूजर है और यहां पर हमने फाइल मेंटेन की है। अब अगर मुझे कोई भी छोटी से छोटी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो पूरी इंफॉर्मेशन में जाके सर्च करूंगा, क्योंकि यहां पे इंडेक्सिंग मेंटेन ही नहीं है। लेकिन अगर मैं यही डीबीएमएस के बारे में बात करूं तो डीबीएमएस में यहां पर दिस एवरीथिंग इज मेंटेन बाय दिस डीबीएमएस। जो भी हमारे पास में ये फाइल सिस्टम है तो डीबीएमएस विल मेंटेन एवरीथिंग रिलेटेड टू द फाइल सिस्टम। तो यहां पर इंडेक्सिंग मेंटेन है, तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, वो लाके मेरे को दे रहा है। सो दैट इज व्हाई इससे अच्छा जो है यहां पर इंडेक्सिंग मेंटेन हो रहा है। सो दैट इज व्हाई द फ्लैट सिस्टम और फ्लैट फाइल सिस्टम इज हैविंग द लिमिटेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे यहां पर फ्लैट फाइल सिस्टम में
ठीक है, हमारे पास में नेम ऑफ द फाइल क्या होना चाहिए, लोकेशन ऑफ द फाइल क्या होना चाहिए, डेटा फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फाइल फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो फ्लैट फाइल सिस्टम में हमको मेंटेन करनी पड़ती है। बट ये सारी चीजें डेटा इंडिपेंडेंसी की तरफ से आपको यहां पर डीबीएमएस में कुछ भी नहीं मेंटेन करना पड़ता। सो दिस इज द टू डिफरेंस। समझ में आई ये चीज? ठीक है, देखो पहले लेक्चर में मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहां पर देखोगे डेटा इंडिपेंडेंसी ये कौन मेंटेन कर रहा है, ये आपका डीबीएमएस मेंटेन कर रहा है। सो डेटा इंडिपेंडेंसी मींस यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस डेटा विदाउट नोइंग द स्टोरेज डिटेल्स ऑफ द डेटा। ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली जो भी फिजिकल फाइल्स है उसका कॉम्प्लेक्सिटी हटाने के लिए उसको क्या कर रहा है, हाइडिंग फिजिकल डिटेल्स ऑफ द एक्सटर्नल यूजर। सो यहां पर डेटा इंडिपेंडेंसी मेंटेन हो रही है, किस में मेंटेन हो रही है, आपका डीबीएमएस में मेंटेन हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ऑब्वियसली डीबीएमएस इज मोर सिक्योर। पहले मैं दो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद में नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स का आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अब जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है फ्लैट फाइल सिस्टम का, यहां पर इट इज हैविंग मोर इनपुट आउटपुट कॉस्ट। क्योंकि अगर आप इंडेक्सिंग नहीं मेंटेन कर रहे हो, ध्यान से सुनते जाना, आ रहा सब कुछ आएगा। अगर आप इंडेक्सिंग नहीं मेंटेन कर रहे हो, तो अगर नॉर्मल फाइल जो पूरा का पूरा स्टोर है, अगर उसमें छोटी सी भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, पूरा का पूरा डेटा लेके आ रहा है, पूरा का पूरा डेटाबेस लेके आ रहा है। तो यहां पर इंडेक्सिंग मेंटेन नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा आपका इनपुट आउटपुट कॉस्ट हो रहा है। लेकिन यहां पर आप इंडेक्सिंग मेंटेन हो रही है। अगर ये इंडेक्सिंग मेंटेन हो रही है, मेरे साथ जैसा जैसा मैं बताते जा रहा हूं, जो जो मैं पॉइंट लिखाते जा रहा हूं, वो सारे के सारे पॉइंट्स आप लिखते जाओ। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है कि लेस इनपुट आउटपुट कॉस्ट, ठीक है, लेस इनपुट आउटपुट कॉस्ट, क्योंकि इंडेक्सिंग मेंटेन हो रही है। अब इंडेक्सिंग कैसे मेंटेन करता है, उसके लिए हमारे पास में डेडिकेटेड एक चैप्टर है। ठीक है, वो हम लोग और डिटेल में समझेंगे, मतलब उसमें 12 से 15 घंटे हमारे पास जाएंगे। ठीक है, 12 से 15 घंटे लगेगा, एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, जो कि किससे रिलेटेड होगा, जो कि आपका इंडेक्सिंग से रिलेटेड होगा। अभी सिर्फ मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूं। ठीक है, कंपैरिजन करने का मतलब ये है, आज पहला लेक्चर है, फिजिकल डिटेल्स मतलब उस फाइल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लोकेशन, ये सारी फिजिकल डिटेल्स है। ठीक है, बाकी के बच्चों के ऊपर ध्यान मत दो, ऐसे बहुत सारे भी बच्चे आए होंगे। ठीक है, बाकी का आपका जो भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा, बस सुनते जाओ। तो यहां पर इंडेक्सिंग नहीं है, सो दैट्स व्हाई यू कैन हैव अ मोर इनपुट आउटपुट कॉस्ट। यहां पर मेंटेनिंग इंडेक्सिंग, दैट मींस इट विल हैव अ लेस इनपुट आउटपुट कॉस्ट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि नॉर्मल फ्लैट फाइल सिस्टम, तो मैंने अभी क्या बताया, मैंने आपको दो पॉइंट बताया, आपको दो पॉइंट ध्यान में रखना है। ये फ्लैट फाइल, नॉर्मल फ्लैट फाइल सिस्टम में क्या होता है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूजर को सारा डेटा फॉर्मेट पता होना चाहिए। इसमें यूजर को, ध्यान से सुनते जाओ, कमेंट मत करो, पूरा मैं समझाऊंगा। इसमें यूजर को नॉर्मल डेटा फॉर्मेट पता होना चाहिए, इसमें यूजर को नॉर्मल डेटा फॉर्मेट नहीं पता होना चाहिए। डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, कहां स्टोर हो रहा है, तो ये पूरा डीबीएमएस जो है वो पूरा डेटा इंडिपेंडेंसी देता है। दूसरा पॉइंट, इट इज गुड फॉर स्मॉलर डेटाबेस, इट इज गुड फॉर लार्जर डेटाबेस। एंड थर्ड पॉइंट, यहां पर इंडेक्सिंग नहीं मेंटेन होती है, इसीलिए यहां पर ज्यादा इनपुट आउटपुट कॉस्ट आता है। यहां पर आपकी इंडेक्सिंग मेंटेन होती है, सो इसीलिए यहां पर लेस इनपुट आउटपुट कॉस्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इंडेक्सिंग का मतलब देखो, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, इंडेक्सिंग ऑलरेडी हमारा 12 से 15 घंटे का वो लेक्चर है, दैट वी विल गो एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लेटर। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो है वो सिर्फ हम लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें इंडेक्सिंग नहीं मेंटेन हो रहा है, एंड देन इट विल हैव अ मोर इनपुट आउटपुट कॉस्ट। इसमें इंडेक्सिंग मेंटेन हो रहा है तो लेस इनपुट आउटपुट कॉस्ट। तो मैंने आपको 2 से 3 पॉइंट यहां पर बताया, दोनों का कंपैरिजन किया। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं वापस से फ्लैट फाइल सिस्टम। ठीक है, और डीबीएमएस में एक दो पॉइंट और जो है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट यू कैन गेट इट। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट वाला पॉइंट, चैट मत करो, सिर्फ सुनते जाओ। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, अब फॉर एग्जांपल के लिए ध्यान से सुनो, समझो कि अगर एक एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है, ठीक है, उसने अगर फ्लैट फाइल सिस्टम यूज किया, समझो कि एक नॉर्मल फाइल यहां पर जो है वो है। अब अगर एक यूजर है, इस यूजर को अगर जो है वो नॉर्मल फ्लाइट बुक करनी है, तो ये जो फाइल है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है, ये इस यूजर को डेडिकेटेड हो गया। ये नॉर्मल किस में होता है, ये नॉर्मल फ्लैट फाइल सिस्टम में होता है। हाँ, स्मॉलर के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअली डीबीएमएस आया क्यों, उसके ऊपर मैं जो है वो डिस्कशन कर रहा हूं। देखना, अगर एक एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है, इसमें अगर आपको बुकिंग करनी है, तो जो नॉर्मल फाइल है जहां पर ये सारा डेटा स्टोर है, दिस हैज बीन गिवन टू डेडिकेटेड टू वन यूजर। अब अगर यूजर नंबर 2 आएगा और यूजर नंबर 2 करने के लिए इसको जाएगा, तो विच हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू यूजर नंबर 1। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन ये फाइल में होगी, ये पूरा का पूरा इस यूजर को डेडिकेट कर दिया जाता है। तो सेकंड यूजर को परमिशन मिलती ही नहीं है फ्लाइट बुक करने के लिए। तो यहां पर लेस डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है, लेस डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी का मतलब क्या हो गया, लेस डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी का मतलब ये हो गया कि यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर या पैरेलल नंबर ऑफ यूजर जो है वो अलाउ नहीं करता है, किसमें, नॉर्मल फाइल सिस्टम में। लेकिन अब अगर मैं डीबीएमएस में आता हूं, ठीक है, अब अगर मैं डीबीएमएस में आता हूं, तो डीबीएमएस में क्या करता है, यहां पर ये जो रिकॉर्ड्स है, ठीक है, ये हर एक रिकॉर्ड्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। सो दिस रिकॉर्ड हैज बीन गिवन टू वन पर्टिकुलर यूजर एंड दिस रिकॉर्ड हैज बीन गिवन टू वन पर्टिकुलर यूजर। तो इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी आपकी जो है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सो मोर डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट, मोर डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी।
अब ये कॉन्करेंसी कैसे मेंटेन करता है डीबीएमएस, कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करता है कॉन्करेंसी, ये इसके ऊपर हमारा ट्रांजैक्शन ऑन कॉन्करेंसी का एक अलग से चैप्टर है जो 12 से 15 हम लोग मेंटेन करते हैं। डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी का मतलब ये है कि भाई एक, अच्छा इसको आप ऐसे समझो कि अगर एक जगह खाना रखा है, ठीक है, खाना रखा है, तो अगर एक आदमी जा रहा है, अगर वो सिर्फ, या फिर आप कैंटीन में समझो कि कैंटीन में आपका खाने का प्लेट लगा है, वहां पर क्या कर रहा है, एक आदमी जा रहा है और उसको दाल चाहिए, चावल चाहिए, रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, तो जब तक वो पूरा खाना नहीं ले लेगा दूसरा आदमी को अलाउ नहीं करेगा। वही कॉन्सेप्ट है आपका डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी। तो यहां पर अगर एक आदमी जो है वो फ्लाइट रिजर्वेशन बुक सिस्टम जो है वो बुक कर रहा है किसमें, फ्लैट फाइल सिस्टम में, तो दूसरे को अलाउंस नहीं मिल रहा है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, वही बता रहा हूं, डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी वही बता रहा हूं, यहां पर दो लोगों को पैरेलली जो है वो अलाउ कर रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं ये सेम एनालॉजी के ऊपर बात करूं, तो जो हमारी सेम एनालॉजी है वो ये है कि यहां पर दो लोगों को अलाउ कर दिया खाना खाने के लिए, तो एक आदमी जो है वो रोटी और सब्जी ले रहा है, दूसरा आदमी दाल और चावल ले रहा है, तो यहां पर नंबर ऑफ यूजर्स को साइमल्टेनियसली अलाउ कर रहा है, लेकिन यहां पर जो है नंबर ऑफ यूजर्स को साइमल्टेनियसली अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये जो आप कॉन्करेंसी वाला जो डाउट बोल रहे हो, इट इज रिलेटेड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर, इट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ यूजर। तो यहां पर आपका डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी कम है, यहां पर आपका डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी ज्यादा है। अब पॉइंट ये आता है कि डीबीएमएस, ठीक है, या बेसिकली इन अ नॉर्मल वे, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक्सेस बोल सकते हो, राइट। अब यहां पर डीबीएमएस जो है इसको कैसे मेंटेन करता है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन लेके आता है, ये सारी चीजें जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी में बताऊंगा। तो ये था हमारा नॉर्मल फ्लैट फाइल सिस्टम और फिर डीबीएमएस। तो हमने ऐसा देखा कि यहां पर क्या हो रहा है कि ये पॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपका इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो डीबीएमएस इसको सॉल्व कर दे रहा है। हाँ, स्पीड बढ़ाऊंगा, बस थोड़ा सा इंट्रो दे दूं, जो बच्चे पहली बार डीबीएमएस पढ़ने आए हैं उनके लिए थोड़ा सा बता रहा हूं, बाकी का स्पीड में बढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये था आपका नॉर्मल फ्लैट फाइल सिस्टम वर्सेस आपका डीबीएमएस। अब चलते हैं हम लोग जो आज का हमारा टॉपिक है, विच इज नथिंग बट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो अब हम लोग गेट स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट वही है कि थोड़ा सा एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आ जाएगा आप लोगों को, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो शैल वी स्टार्ट योर टुडेज क्लास, मतलब एक्चुअल गेट। तो अभी तो मैंने आपको फ्लैट फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस समझाया कि डीबीएमएस अच्छा क्यों है, इसमें और भी डिटेल है दैट हम लोग धीरे धीरे आगे सीखेंगे, ठीक है। अब जैसे डेटा इनकंसिस्टेंसी होता है फ्लैट फाइल सिस्टम में, लेकिन रिडंडेंट डेटा को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो डीबीएमएस में, ठीक है। स्पीड सही है, बाकी के बच्चों को क्या दिक्कत है? शैल वी स्टार्ट? तो आज का हम लोग गेट वाला पॉइंट चालू कर ले, ठीक है। चलो अब एक्चुअल गेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो चलो, ओके। अब ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या है, ठीक है। तो लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई टू स्टार्ट द टुडेस टॉपिक रिलेटेड टू दैट, ठीक है। शैल वी स्टार्ट? देखो, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मतलब डीबीएमएस को, अब ध्यान से सुनना, मैं अपना फ्लो भी सही मेंटेन करूंगा और सब लोग सुनते जाना। डीबीएमएस को अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए, अच्छे तरीके से सही से नॉर्मलाइज्ड एंड एफिशिएंट वे में काम करने के लिए यहां पर हमारे पास में कुछ कंडीशंस लगाई है। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दोस कंडीशंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटीग्रिटी का मतलब होता है करेक्टनेस, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कंडीशन। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बेसिकली वी आर यूजिंग इनटू रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके और भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। लेकिन हमारे जो गेट के सिलेबस में है, दैट वी विल बी लर्निंग व्हिच इज नथिंग बट योर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड दिस इज डिजाइन्ड बाय कॉर्ड एंड व्हिच हैज बीन गिवन बाय 12 रूल्स टू डिजाइन आरडीबीएमएस गाइडलाइन। तो आप ये मान के चलो कि डीबीएमएस को समझने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए, जो हर एक जगह पर, अब प्रॉब्लम क्या हो कि भाई कोई कंपनी कुछ डीबीएमएस के लिए अलग कंस्ट्रेंट यूज करेगा, कोई कंपनी डीबीएमएस के लिए कोई दूसरा कंस्ट्रेंट यूज करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, पूरे दुनिया में एक ही कंडीशन यूज करने के लिए व्हिच हैज बीन डिजाइन्ड बाय कॉर्ड, एंड इन्होंने 12 तरीके का रूल दिया। अब चलते हैं हर एक एक रूल के बारे में बात करते हैं। तो इन्हीं रूल को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहते हैं। सो लेट्स ट्राई टू स्टार्ट, ठीक है। ओके, नाउ द फर्स्ट रूल वी आर हैविंग कि डेटा मस्ट बी स्टोर इन अ टैबुलर फॉर्मेट इन अ डेटाबेस फाइल। तो अब क्या है, अलग अलग तरीके से, जैसे नॉर्मल फ्लैट फाइल सिस्टम में कोई मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से डेटा रखोगे, लेकिन यहां पर मैटर करेगा कि आपका पहली चीज होगी कि डेटा जो होना चाहिए, इट मस्ट बी इन अ टैबुलर फॉर्मेट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। डेटा मस्ट बी इन अ टैबुलर फॉर्मेट। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपके पास में ये डेटा है, जैसे मेरे को अगर स्टूडेंट का डेटाबेस निकालना है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट हो गया। अब इस स्टूडेंट की रिलेटेड जितने भी डेटा होंगे वो मेरे को किस में रखना है, टैबुलर फॉर्मेट में रखना है। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी ले लिया मैंने, ठीक है, स्टूडेंट का नेम ले लिया मैंने, स्टूडेंट का पैन कार्ड ले लिया मैंने, स्टूडेंट का आधार ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल के लिए। तो ये एक टैबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रूल व्हिच हैज बीन गिवन बाय जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये रूल नहीं होगा, अगर ये रूल नहीं होगा तो क्या होगा, एक कंपनी बोलेगी मेरे को अलग तरीके से डेटा स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल के लिए समझो एक कंपनी है, वो बोलेगी कि भाई एक स्टूडेंट है ए, फिर उसका नाम है
ठीक है सतीश, और वो इस तरीके से नॉर्मल किसी भी तरीके से, जैसे आप लोग नॉर्मल टेक्स्ट में कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, वर्ड फाइल में कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, तो एक कंपनी अगर इस तरीके से करेगी या दूसरी कंपनी कोई और रूल फॉलो करेगी, तो सब लोगों को कॉमनली फॉलो करने के लिए टैबुलर फॉर्मेट का मतलब टेबल का फॉर्मेट भाई, अनिकेत भाई, ठीक है। और जो लोग मजा लेने आए हो मजा बाद में लेना, पहले सीख लो एक बार, ठीक है। हाँ, तो अब यहां पर नॉर्मली क्या कह रहा है कि कॉट्स रूल में डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन अ टैबुलर फॉर्मेट इन अ डेटाबेस फाइल। तो फॉर एग्जांपल के लिए एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हो गई, तो एग्जांपल के लिए लेट्स कंसीडर कि ये जो है स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट आईडी S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया और S4 हो गया। नेम हैज बीन गिवन टू A, B, और दो लोगों का नाम एक ही हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नंबर 1 का जो नेम है वो A है, स्टूडेंट नंबर 3 का भी जो नेम है वो A है, स्टूडेंट 4 जो है वो C है। फॉर एग्जांपल पैन कार्ड जो है वो A11 या फिर B12 एंड C1213 या फिर D14 एंड देन आधार नंबर, इस तरीके से। तो पहला जो कंस्ट्रेंट आया है, पहली जो चीज आई है नॉर्मल, ठीक है। पढ़ा क्या रहे हो, सब मिक्स हो गया भाई। मैंने सिंपल तरीका बताया आपको, पहले मैंने कंपैरिजन किया फ्लैट फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में, डीबीएमएस क्यों अच्छा है। तो अब डीबीएमएस पढ़ने के लिए ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहले मैंने फ्लैट फाइल सिस्टम और डीबीएमएस आपको पढ़ाया, डीबीएमएस क्यों अच्छा है। उसके बाद में मैंने बोला कि डीबीएमएस पूरी दुनिया में कॉमनली यूज हो सके, उसके लिए कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं। तो पहली कंडीशन है कि हम पूरे अपने डेटा को जो रिप्रेजेंट करेंगे, जो स्टोर करेंगे, वो टेबल के फॉर्मेट में होगा। इतनी सी चीज समझ में नहीं आई, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो पहला जो कंडीशन है कि डेटा मस्ट बी स्टोर इन अ टेबुलर फॉर्मेट इन अ डेटाबेस फाइल, तो ये क्या हो गया, ये आपका टेबल के फॉर्मेट में हो गया। अब इसमें क्या है, कुछ रोज हैं, कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है। लेट्स कंसीडर दिस इज रो नंबर 1, दिस इज रो नंबर 2, लेट्स कंसीडर दिस इज रो नंबर 3, ठीक है। फिर ये आपका कॉलम 1 एंड देन दिस इज योर कॉलम नंबर 2, दिस इज योर कॉलम नंबर 3। अब यहां पर जो पॉइंट आता है निकल के, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, सब समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जो भी चीजें है वो बताते रहूंगा मैं, ठीक है। अब डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अब हम लोग फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, व्हाट वी कॉल दिस इज रो, ठीक है। ये क्या है, ये आपका रो है, और समटाइम्स वी आल्सो कॉल दिस एज टपल, ठीक है। और सिंपली रो में बोल रहा हूं इसको। एंड व्हाट वी कॉल दिस इज, ठीक है, व्हाट वी कॉल दिस इज नथिंग बट योर कॉलम, ठीक है। और कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट भी कहते हैं, और एट्रीब्यूट कह लो या तो हम इसे फील्ड कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, डेटा को आप टेबल के फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हो, कॉलम कह लो, ये जो चीज कॉलम होती है डीबीएमएस में इसे एट्रीब्यूट कहते हैं, या तो हम इसे फील्ड कहते हैं। ये आपका रो हो गया, और समटाइम्स वी आल्सो कॉल दिस एज रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये रिकॉर्ड हो गया, सिंपल सा है। तो अब हमारे पास में टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट की गई चीज को डीबीएमएस में जो कॉलम रिप्रेजेंट होता है उसे हम लोग एट्रीब्यूट कह रहे हैं, और जो हमारे पास में रो रिप्रेजेंट हो रहा है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड भी कह रहे हैं, और समटाइम्स वी आल्सो कॉल्ड एज अ टपल, ठीक है। अब हमारे पास में, ठीक है, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को वी कॉल्ड एज, ठीक है, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स वी कॉल्ड एज रिलेशन इंस्टेंस, ठीक है, और समटाइम्स वी आल्सो कॉल दिस एज स्नैपशॉट। ये सिंपल सिंपल डेफिनेशन सुनते जाना, रिलेशनल इंस्टेंस और स्नैपशॉट, इट इज बेसिकली व्हाट, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हो गया ये आपका, ठीक है। What we call this as set of records. अब हमारे पास में आता है arity. What exactly is arity? It is a column of the database table or number of columns of the database table. तो for example के लिए अगर मैं पूछूं कि इसकी arity कितनी होगी, तो what is the arity of this table? अरे सब आएगा भाई, सब आएगा, arity and then cardinality, clear है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज arity? इट इज अ नंबर ऑफ कॉलम्स, कुछ नहीं करना है, आपके पास में टेबल होगा, कितने कॉलम है बस वही देखना है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, which is nothing but the column of the database table. What exactly is the cardinality? The records of the database table, या फिर number of rows, ठीक है। एंड व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस टेबल, 1, 2, 3 एंड 4। अब नेक्स्ट टाइम मैंने बोला कि कार्डिनलिटी क्या है, तो आपको ये बोलना है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ रोज। एरिटी क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो दो डेफिनेशन दिया। एंड नाउ रिलेशनल इंस्टेंस, इट इज अ रिकॉर्ड सेट ऑफ द डेटाबेस टेबल और अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ अ टाइम। मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैं कहीं पर भी टेबल ड्रॉ कर लिया तो उन सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को हम लोग रिलेशनल इंस्टेंस कहेंगे या तो स्नैपशॉट कहेंगे। अब हमारे पास में एक और डेफिनेशन आती है जिसको हम लोग रिलेशनल स्कीमा कहते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ रिलेशन स्कीमा। डेटाबेस टेबल डेफिनेशन को हम लोग स्कीमा कहेंगे। मतलब टेबल का इंफॉर्मेशन नहीं होगा, उसका अगर मैं सिर्फ क्रिएट करके दे दूं, फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, जैसे अगर ये एम्प्लॉय है उसमें मैं वैल्यूज पुट ना करूं, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बना के दे दूं, तो उसको हम लोग रिलेशनल स्कीमा कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है, इसका एक टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, अगर सिर्फ मैं कॉलम का नाम लिख के देता हूं कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और फिर सैलरी, अगर ये चीज मैं करके दे दूं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रिलेशनल स्कीमा कहते हैं। सो इट इज बेसिकली योर टेबल डेफिनेशन, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट डिटेल्स ऑफ द टेबल। मतलब टेबल की अगर वैल्यूज नहीं होगी, रिलेशनल इंस्टेंस बता दूं दोबारा, कुछ नहीं है भाई, स्क्रीनशॉट है। रिलेशनल इंस्टेंस और स्नैपशॉट, ये क्या है, स्क्रीनशॉट है।
एक बड़ा टेबल का छोटा सा इंफॉर्मेशन अगर ले रहे हो, उसका एक स्क्रीनशॉट मार रहे हो, वही आपका रिलेशन ये है, इंस्टेंस है। ठीक है, क्लियर है ये? इज इट क्लियर? ठीक है, तो पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपका डेटाबेस किसमें स्टोर होगा, पहला इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहला इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हमारा यही है कि द टेबल और द डेटा हैज टू बी स्टोर्ड इन अ टेबुलर फॉर्मेट। टेबल के फॉर्मेट में होगा, कॉलम में होगा, रोज में होगा। कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है, या फील्ड कहते हैं। रो को हम लोग क्या बताते हैं? ठीक है, ठीक है, रो को हम लोग क्या बताते हैं? व्हाट इज द कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी बताया ना मैंने आपको कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। देखो, मजाक करना अलग है, मजाक करने के लिए आया तो बोले मैं मजाक करता हूं, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये छोटी छोटी चीजें उन बच्चों को भी बताना चाहता हूं जिन्होंने आज तक डीबीएमएस नहीं पढ़ा है। ठीक है, ओके। सो कॉलम या एट्रीब्यूट या फील्ड, ठीक है, रो बोल लो, या तो इसको रिकॉर्ड बोल लो, या तो इसको टपल बोल लो। अब एरिटी क्या है? कॉलम ऑफ द डेटाबेस टेबल, या तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बोल लो, या तो नंबर ऑफ कॉलम बोल लो। ठीक है, कार्डिनलिटी क्या है? रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल, या सिंपल तरीके से नंबर ऑफ रोज लिख लो इसको। ठीक है, या तो इसको आप लोग लिख लो नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, सिंपल। एंड रिलेशनल स्कीमा क्या है? टेबल में डेटा नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर अगर डिफाइन किया है तो उसको हम लोग रिलेशनल स्कीमा कहते हैं। रिलेशनल इंस्टेंस क्या है? किसी भी बड़े डेटाबेस का एक स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये दो चीजें, चार पांच चीजें मैंने आपको बता दिया। क्लियर? ओके, अब चलते हैं आगे और इसको फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर हमारे पास में जो मेन पॉइंट आता है, ठीक है, गॉट इट एवरीवन? आई होप दैट दिस हैज बीन क्लियर टू एवरीवन। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो, एक कंस्ट्रेंट तो हमने लगा लिया, दूसरा कंस्ट्रेंट हम लोग जाते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। नो टू रोज, ओके, शुड बी सेम। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, डीबीएमएस को एफिशिएंटली काम करने के लिए हमारे पास में एक रूल तो मैंने आपको बताया कि डेटा आपका टेबल के फॉर्मेट में होगा। दूसरा रूल मैं आपको ये बता रहा हूं कि नो टू रोज शुड बी सेम। सो फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मेरे पास में ये टेबल है और मैंने यहां पर ए लिखा है और यहां पर बी लिखा है, एक एट्रीब्यूट या एक कॉलम का नाम ए है, दूसरे कॉलम का नाम बी है, और फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 और x डिफाइन कर रहा हूं, 2 और y डिफाइन कर रहा हूं, 1 और x डिफाइन कर रहा हूं, तो ये दोनों चीजें जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। सो दिस शुड नॉट बी अलाउड अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल। अब ये रूल किसने दिया है? कॉर्ड्स, ईएफ कॉर्ड। ठीक है, तो दिस रो, अब ये वाला जो रो है और ये वाला रो है, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर इसके जगह पर फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर 1 और z लिख दूं तो क्या ये चलेगा? यस, दिस इज फाइन। मतलब 1x 2y, अब 1x 2y और 1z, सो हियर यू कैन ट्रीट दिस एज डिफरेंट। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, 1x आ सकता है, 2y आ सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो 1x और 2y 1z ये चलेगा आपको। बट अगर मैं वापस से वही 2 और y लिखूंगा, सो दिस इज नॉट अलाउड इनटू दिस अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, अब आपको अब डाउट आना शुरू हो गया होगा कि सर, अब अगर मैं 1x लिख रहा हूं, 2y लिख रहा हूं, 1z लिख रहा हूं, 2y लिख रहा हूं, तो मैं हर एक रिकॉर्ड को, हर एक रो को यूनिकली कैसे पहचानूंगा? एम आई राइट? बात तो वही आ गई, डुप्लीकेट चालू हो जाएगा यहां पर। तो हर एक रिकॉर्ड को, हर एक रो को यूनिकली रिप्रेजेंट होने के लिए हमें क्या चाहिए? व्हाट माय पॉइंट? ठीक है, अब मैं यहां पे क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा हूं और फिर उसके ऊपर मैं आऊंगा और फिर उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ध्यान से सुनो, रूल नंबर क्या है? नो टू रोज और कॉलम शुड बी सेम। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देना, एग्जाम्पल में फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से बस सुनते जाना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 1x लिखूंगा और 2y लिखूंगा तो डीबीएमएस क्या बोलता है? ठीक है, नो नो नो, नॉट प्राइमरी की, आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं, बहुत सारा कंफ्यूजन है आप लोगों को। ठीक है, तो ये वाला रो और ये वाला रो अलग अलग ट्रीट करना चाहिए। सीधी सी बात है यार, आप ही सोच के देखो, अगर वही डेटा को मैं सेम रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, वही डेटा को मैं सेम रिप्रेजेंट करूंगा, सो व्हाट इज द यूज ऑफ इट? तो अब ये से 1x आ गया और फिर ये 2y आ गया। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर वापस 1x लिखूंगा तो दिस इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। अब समझो कि मेरे पास में ये टेबल है, 1x हो गया, 2y हो गया, और फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर 1y लिख दिया और फॉर एग्जांपल के लिए 2z लिख दिया, तो इस टेबल को हर एक रो को यूनिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मैं क्या करूंगा? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब ये है भाई, कंडीशन लगा रहे हैं डीबीएमएस को अच्छा बनाने के लिए, इसको इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहते हैं। आया समझ में? गॉट इट? ओके, तो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? एंड दैट्स हाउ वी गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडिडेट की। ठीक है, दैट्स हाउ वी गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैंडिडेट की। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ कैंडिडेट की? व्हाट एग्जैक्टली इज अ कैंडिडेट की? कैंडिडेट की क्या करता है? ठीक है, इट इज अ मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ध्यान से सुनना, अब मैं आपको पूरा ये डिफरेंशिएट करके दूंगा। सो इट इज द मिनिमल एट्रीब्यूट्स, ओके, इट इज द सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट्स। अब ये मिनिमल का मतलब क्या है वो भी मैं बताऊंगा, बट पहले डेफिनेशन देख लो। ठीक है, आगे बढ़ू। हाउ टू नॉर्मलाइज द डेटा? भाई, डेटा को नॉर्मलाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन है। अब कैंडिडेट की क्यों आया? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडिडेट की? कैंडिडेट की क्यों आया?
सुपर की बताऊंगा भाई, भाई ए भाई रुक जा भाई, सुपर की, प्राइमरी की, ठीक है, वो सारा डिस्कशन होगा। पहले मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि कैंडिडेट की क्यों आया। आपका ये पूरा जो डेटा है आप जो स्टोर करने वाले हो, व्हाई द कैंडिडेट की कम्स इनटू द पिक्चर, व्हाई द कैंडिडेट की कम्स इनटू द पिक्चर। ठीक है, ध्यान से सुनो, एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से डिफरेंशिएट करने के लिए, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया, रो, एक रो को दूसरे रो से डिफरेंशिएट करने के लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज अ कैंडिडेट की। प्राइमरी की आएगा भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यस, क्योंकि फॉर एग्जांपल के लिए अब इसमें मैं अगर कुछ भी ऐड करूं, मैं वापस 1x ऐड करूं, चलो हमने तो बोल दिया कि रो आपका अलग अलग होना चाहिए, हर एक रो अलग होना चाहिए, बट यहां पर प्रॉब्लम ये है कि आपका एक रो ये हो गया, एक तो कंडीशन 1 के साथ में कि रो तो आप अलाउ नहीं कर रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन एक रो को दूसरे रो से अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए वी गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैंडिडेट की। समझ में आया? टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल और टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। इज इट क्लियर? Yes. So it is a minimal attributes which is used to identify sorry, each tuple uniquely. Okay, let's try to understand the definition. For example के लिए अगर मेरे पास में ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल SID, एस, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, each tuple uniquely. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास में ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल SID, एस नेम, और अगर मैंने समझो ये एड्रेस लिख लिया, ठीक है, तो क्या होगा यहां पर, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास में ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, सो दिस वन इज बेसिकली डिफाइनिंग एज अ स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट नेम, एंड लेट्स कंसीडर कि ये एड्रेस अगर मैंने लिख लिया, तो ये S1, ये S2, फिर ये S3 और फिर ये S4, तो हर एक स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी जो होगा वो यूनिक होगा। एंड एस नेम फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पर लिख दिया सतीश राम, सतीश राम, देखो दो बच्चों के सेम नाम हो सकते हैं। अब यहां पर देखोगे, अब अगर मैं आपसे बोला, एड्रेस नहीं लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल A11 या A12, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहां पर देखना, ये वाला जो S1 है ये S2 से अलग है, S2 S3 से अलग है, S3 S4 से अलग है, तो ये क्या कर रहा है, ये हर एक रो को यूनिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ये S1 S2 S3 S4 ये क्या कर रहा है, हर एक रो को यूनिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। सो दैट इज व्हाई द SID विल बिकम अवर कैंडिडेट की। सो SID विल बिकम व्हाट, कैंडिडेट की। समझ में आया एवरीवन? What exactly is a candidate key? Candidate key, it is a minimal attribute. अब minimal का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मिनिमल का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट फॉर एग्जांपल के लिए ये SID क्या कर रहा है, अच्छा क्या मैं S नेम को कैंडिडेट की बना सकता हूं, फॉर एग्जांपल के लिए सतीश एंड सतीश, राम एंड राम, तो ये दोनों तो यूनिकली नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर एक रो को, तो यूनिकली हर एक रो को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, गॉट माय पॉइंट एवरीवन? अरे सब बताऊंगा भाई, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, सुनते जाओ बस। क्लियर हो गया? क्लियर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैंडिडेट की? अरे आ रहा हूं भाई, हाँ सेमेस्टर में भी यही सिलेबस है आपका। मिनिमल एट्रीब्यूट का मतलब मैं भी बता रहा हूं, ठीक है, सो हर एक रो को यूनिक रिप्रेजेंट करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ठीक है, अब जैसे दूसरा, अब यहां पर देखना, दूसरा अगर मैं लेके आ गया, तो फॉर एग्जांपल के लिए लेट्स कंसीडर कि देयर इज एनरोल SID CID एंड फीस, तो एक में टेबल है मेरे पास में एनरोलमेंट का कि कौन से बच्चे ने कौन सा कोर्स खरीदा है, तो फॉर एग्जांपल के लिए ये SID हो गया, फॉर एग्जांपल के लिए ये कोर्स ID हो गया, एंड फॉर एग्जांपल के लिए ये फीस हो गया। अब लेट्स कंसीडर कि स्टूडेंट नंबर 1 ने कोर्स ID जो है वो D1 खरीदा है, फॉर एग्जांपल DBMS खरीदा है, या कोर्स नंबर 1 खरीदा है, और सेम इसी स्टूडेंट ने कोर्स नंबर 2 भी खरीदा है, और फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नंबर 3 ने कोर्स नंबर 3 खरीदा है और स्टूडेंट नंबर 4 ने भी कोर्स नंबर 3 खरीदा है। फॉर एग्जांपल के लिए समझो कि अगर मेरे पास ये टेबल है, तो अब आप मुझे बताओ कि क्या ये S1 और S1 क्या सिर्फ मैं स्टूडेंट आईडी के नाम पे ये हर एक रो को डिफरेंशिएट कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। हाँ आ रहा भाई, मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे अगर हर एक रो को डिफरेंशिएट करना है, अगर हर एक रो को डिफरेंशिएट करना होगा, तो यहां पर भी सिर्फ स्टूडेंट आईडी मेरा कैंडिडेट की होगा क्या? क्या सिर्फ स्टूडेंट आईडी मेरा कैंडिडेट की होगा? फॉर एग्जांपल के लिए ये भी S1 है, ये भी S1 है, तो ये दोनों तो सेम हो गए, तो क्या सिर्फ स्टूडेंट आईडी, कैन वी से दैट द स्टूडेंट आईडी यूनिकली डिफाइंस द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल? नो, वी कैन नॉट से लाइक दैट, नहीं होगा।
अच्छा, सिर्फ अगर मैं कोर्स आईडी के बारे में बोलूं, सिर्फ कोर्स आईडी डिफाइन कर रहा है कि C1 यहां पर है, C2 यहां पर है, या C3 और C3, तो कोर्स आईडी भी डिफाइन नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए क्या कोर्स आईडी भी आपका कैंडिडेट की है? ये दोनों कैंडिडेट की नहीं होंगे। तो कैंडिडेट की कभी जो होता है, कभी-कभी क्या होता है, इट कैन बी टू एट्रीब्यूट्स कैन आल्सो फॉर्म अ कैंडिडेट की। तो अब जो है वो SID और CID, अब अगर देखोगे स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, तो ये S1 C1, S1 C2, S3 C3, S4 C3, तो अब ये दोनों मिलके कैंडिडेट कीज बन गए। समझ में आ गया? ठीक है, गॉट माय पॉइंट एवरीवन? तो क्या सिर्फ स्टूडेंट आईडी यूनिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है? नहीं। क्या कोर्स आईडी यूनिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है? नहीं। ये दोनों मिलके स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी जो है वो दोनों कंबाइनली यूनिक रिप्रेजेंटेशन बना रहा है। व्हाट माय पॉइंट? एड्रेस को आप बोलोगे कि क्या कैंडिडेट कीज बना सकते हैं, नहीं बना सकते? अब इसमें एड्रेस तो लिखा ही नहीं, मैंने फीस लिखा है भाई। फॉर एग्जांपल अगर एड्रेस में अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो हो सकता है कि यार बहुत सारे स्टूडेंट एक ही एड्रेस पे रहते हैं या एक लोकेलिटी में रहते हैं पिन कोड के हिसाब से। व्हाट माय पॉइंट एवरीवन? एसआईडी क्यों नहीं बना रहा? एसआईडी इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि आप ये देखोगे, आप सिर्फ यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये एक स्टूडेंट आईडी 1 और ये एक स्टूडेंट आईडी 2। अब जैसे ये स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 ये दोनों तो सेम है, तो सिर्फ स्टूडेंट आईडी के ऊपर मैं टेबल को नहीं डिफाइन कर पाऊंगा, मैं रो को नहीं डिफाइन कर पाऊंगा। और अगर सिर्फ मैं कोर्स आईडी के बारे में बोलूं तो ये C3 हो गया और ये C3 हो गया, इसके मैं पूरे टेबल को यूनिकली नहीं डिफाइन कर पाऊंगा। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ये दोनों मिलके स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी दोनों मिलके मुझे चाहिए। समझा कि नहीं समझा? मेरा क्वेश्चन क्या था? अब आप बोलोगे सर स्टूडेंट आईडी यूनिक होना चाहिए। दिस इज एनरोलमेंट टेबल। एक ये एनरोलमेंट टेबल है जहां पर मैं बोलूंगा कि ये वाला स्टूडेंट ने ये कोर्स लिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टूडेंट नंबर ने डीबीएमएस का कोर्स लिया, सेम स्टूडेंट ने डिस्क्रीट मैथ्स का भी कोर्स लिया। तो दिस इज पॉसिबल, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। अरे यार तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात। स्टूडेंट आईडी, क्या एक बच्चा दो कोर्स नहीं खरीद सकता? क्या खरीद सकता है। तो स्टूडेंट 1 ने कोर्स नंबर 1 खरीदा, स्टूडेंट 1 ने भी कोर्स नंबर 2 खरीदा, तो सिर्फ स्टूडेंट आईडी के ऊपर मैं टेबल को या रो को नहीं डिफाइन कर पाऊंगा। हाँ, एक से ज्यादा भी कैंडिडेट की हो सकते हैं, वो आऊंगा मैं उसके ऊपर। चलो अब मुझे ये बता दो कि इस टेबल में व्हाट आर द कैंडिडेट कीज? इस टेबल में कैंडिडेट की क्या हो सकता है? कौन सी चीज पे मैं डिफाइन करूंगा यहां पर? ये वाला अगर सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट दैट आइडिया। ये ऑलरेडी पढ़ के आए हैं आप लोग। सिर्फ मैं क्या ए के ऊपर डिफाइन कर सकता हूं? अब यहां पर देखना, दो दो दो, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि ए जो है क्या वो मेरा कैंडिडेट की है, यहां पर दो दो दो, नहीं, ए नहीं होगा। क्या बी होगा? यहां पर 4 और 4 ये दोनों सेम आ रहा है, तो उसके ऊपर भी डिफाइन नहीं कर सकता। सी होगा, 6 और 6 सेम है, सी भी नहीं होगा। अब समझो अगर मैं ए भी लूंगा तो ए बी के हिसाब से यहां पर देखना, सब लोग ध्यान से देखना, ये 2 4 और ये 2 4 ये दोनों सेम हो गया, तो ए बी इज आल्सो नॉट माय कैंडिडेट की। क्या मैं अगर बीसी लूंगा, ठीक है, बीसी फॉर एग्जांपल, तो ये 4 3 4 3 ये और ये दोनों सेम हो गए, तो बीसी इज आल्सो नॉट कैंडिडेट की। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? अब अगर मैं बोलूं एसी मेरा कैंडिडेट की होगा क्या, तो अब यहां पर देखना 2 3 2 3, ये देखना 2 3 2 3, तो एसी इज आल्सो नॉट कैंडिडेट की। सो व्हाट आई कैन से दैट ये पूरा का पूरा एट्रीब्यूट्स विल बिकम द कैंडिडेट की। व्हाट गॉट माय पॉइंट एवरीवन? तो कभी कभी आपका कैंडिडेट की जो होगा वो सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभी आपका कैंडिडेट की सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है, 2 एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। कभी कभी आपका कैंडिडेट की जो है वो 3 एट्रीब्यूट भी हो सकता है। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? बताते चलना भाई सब लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इज इट क्लियर? ओके, सो एबीसी इज योर आंसर। फॉर एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनना, समझो कि मेरे पास में एक एम्प्लॉय का टेबल है, इस एम्प्लॉय के टेबल में मैं लिख रहा हूं एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, पैन नंबर, फॉर एग्जाम्पल के लिए आधार नंबर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए उसका बैंक अकाउंट का डिटेल, ठीक है, लेट्स कंसीडर द अकाउंट नंबर एंड आईएफसी कोड, ठीक है, लेट्स कंसीडर दिस। एक मैंने टेबल बना दिया। सर अगर कोई ना हो तो आप एक न्यू कॉलम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब यहां पर देखो एम्प्लॉय आईडी है आपके पास में, ये हो गया आपका एम्प्लॉय आईडी, तो लेट्स कंसीडर दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, दिस इज E4, दिस इज E5। अब ये एम्प्लॉय आईडी हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा अगर कैंडिडेट की मैं अगर डिफाइन करूं यहां पर, ठीक है, कैंडिडेट की अगर मैं डिफाइन करूं तो आई कैन से दैट द एम्प्लॉय आईडी कैन आल्सो बी द कैंडिडेट की। एम्प्लॉय आईडी यूनिकली रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, मैं अगर बोलूं तो भाई आपका पैन नंबर भी जो है वो भी कैंडिडेट की रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इट इज आल्सो यूनिकली डिफाइनिंग इट। फिर मैं बोलूं कि भाई आपका आधार जो है वो भी आपका जो है आधार नंबर विल आल्सो वन ऑफ द कैंडिडेट की। तो क्या एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। एम्प्लॉय आईडी यूनिकली डिफाइन कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल के लिए ध्यान से सुनना जरा, ठीक है,
एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली। अब जैसे एग्जांपल के लिए आईएफसी कोड, अकाउंट नंबर, फॉर एग्जांपल समझो यहां पर एक अकाउंट नंबर है, तो सिर्फ अकाउंट नंबर के हिसाब से मैं जाऊं, ठीक है। लेट्स कंसीडर द अकाउंट नंबर एंड आईएफसी कोड, बोथ कैन बी आल्सो बिकम द कैंडिडेट की। सिर्फ आईएफसी तो नहीं होगा ना, सो द अकाउंट नंबर एंड along with IFC code, these two will also become the candidate key, yes or no? क्लियर है, मिलकर हो जाएंगे, क्लियर है अभी ये बताना, इज इट क्लियर? तो अब अगर मैं इस टेबल में देखूं, ठीक है, तो एम्प्लॉय का टेबल था, इस एम्प्लॉय के टेबल में हमारे पास में ये एम्प्लॉय आईडी, पैन नंबर, आधार नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर एंड आईएफसी कोड, ये चीज मैंने आप लोगों को लिखी थी, ठीक है। सिर्फ आईएफसी कोड नहीं होगा, अब इसमें से हमारे पास में कैंडिडेट कीज, मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट कीज हमारे पास में क्या क्या है। कैंडिडेट कीज जो है वो आपके पास में एम्प्लॉय आईडी है, फिर पैन नंबर भी है, एंड लेट्स कंसीडर आधार नंबर भी है, ठीक है, एंड अकाउंट नंबर एंड आईएफसी कोड। अब इसमें से इन कैंडिडेट कीज में से आई एम चूजिंग दिस एम्प्लॉय आईडी बेस्ड ऑन द डेटा, और डेटाबेस डिजाइनर ने चूज किया, एंड यू कैन मेक और यू कैन कॉल दिस की एज अ प्राइमरी की, तो इसको हम लोग प्राइमरी की बोल सकते हैं। तो आपके पास में कैंडिडेट की है, ध्यान से सुनना, ठीक है। इफ यू हैव अ कैंडिडेट की, क्लियर है ये? इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब हमारे पास में ध्यान से सुनो, अरे वो छोड़ो यार आईएफसी कोड और अकाउंट नंबर वाला, ठीक है, फोकस ओवर हियर। विल हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडिडेट कीज, एंड दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडिडेट कीज में से हमने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी, यू कैन चूज वन ऑफ द कैंडिडेट कीज एंड यू कैन मेक दैट एज अ प्राइमरी की। अंडरस्टूड? क्लियर है ये? क्या समझाना है भाई, क्या दिक्कत है बताओ, क्या प्रॉब्लम है? ओके, अब द रेस्ट ऑफ देम कीज, ठीक है, आर कॉल्ड एज अल्टरनेट कीज, ठीक है। तो एक तो हमारे पास में आ गया हमारा प्राइमरी की वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड रेस्ट मतलब कैंडिडेट कीज हो गया, कैंडिडेट कीज में से यू आर चूजिंग द प्राइमरी की, एंड देन रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट कीज आर कॉल्ड एज अल्टरनेटिव कीज, ठीक है, अल्टरनेटिव कीज। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई कि ये एम्प्लॉय है, इसका पैन नंबर फॉर एग्जाम्पल के लिए नहीं बना है, या इसने अभी आधार नहीं बनवाया है, तो अगर इसने आधार नहीं बनवाया है तो व्हाट वी कॉल, वी यूज टू राइट ऐसी वैल्यूज जो अभी तक अवेलेबल नहीं है, वी यूज टू कॉल दैट एज ए नल वैल्यूज। ओके, मैं आ रहा हूं। क्या डाउट है? ठीक है, अगर ये डाउट है, ठीक है, मैं क्लियर करता हूं डाउट। कैंडिडेट की वाला तो डाउट नहीं है ना, कैंडिडेट की का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोल रहे हो प्राइमरी की, फॉर एग्जांपल के लिए लेट्स कंसीडर कि इसका पैन नंबर A11, फॉर एग्जांपल B112, इसका पैन नंबर अभी तक मिला नहीं है कंपनी को, फॉर एग्जांपल के लिए इसने अभी तक सबमिट नहीं किया है, इसने पैन नंबर जो है वो अभी तक सबमिट नहीं किया है, सो वी यूज टू राइट द नल वैल्यूज हियर, ठीक है, वी यूज टू राइट द नल वैल्यूज। और फॉर एग्जांपल इस बंदे ने अभी तक आधार नहीं बनवाया है, तो लेट्स कंसीडर वी यूज टू राइट द नल वैल्यूज हियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसने क्या किया, नल वैल्यूज यहां पे है। व्हाट इज अ नल वैल्यूज? अनएग्जिस्टेड वैल्यू, या तो अभी अनएग्जिस्ट कर रहा है या तो अननोन है। ध्यान से सुनना, अच्छा ऐसा हो सकता है ना कि इसने अभी तक पैन नंबर नहीं दिया, तो यू आर राइटिंग नल, आधार नंबर अभी इसने बनवाया नहीं, तो यू कैन राइट नल वैल्यूज हियर। यू गॉट माय पॉइंट? अब जरा यहां पर देखना, अब वो क्लियर कर रहा हूं, प्राइमरी की अगर वो बंदा काम कर रहा है तो यहां पर एम्प्लॉय आईडी तो अवेलेबल होगा, तो व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी की एंड नल? सो इट डज नॉट अलाउज नल, डज नॉट अलाउज नल, इट कैन अलाउ नल। दिस इज द क्लियर डिफरेंस बिटवीन, तो कैंडिडेट कीज में से हम लोग प्राइमरी की वो वाला चूज करते हैं जो नल वैल्यू नहीं अलाउ करता है। ऑल्टरनेट कीज में आपका नल वैल्यूज अलाउ हो सकता है। क्लियर? डेफिनेशन, डेफिनेशन चाहिए, सो इट इज
a candidate key which does not allow null, which does not allows null, allows null. It is also the candidate keys. ये भी candidate keys except primary key, except primary key, primary key, which is called as your alternative keys. You can have at most one primary keys, ठीक है? You can have at most one primary key for a table, one primary key for a table. Here you can have a many alternate keys. समझ में आ गया difference? Did you get my point? भाई सब कैंडिडेट कीज ही हैं जो पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने आप लोगों को कैंडिडेट कीज बताया. कैंडिडेट की क्या कर रहा है? यूनिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिकली डिफाइंड टेबल और डिफाइंड रोज. उसके बाद में मैंने क्या बताया? प्राइमरी की बताया और फिर मैंने आपको ऑल्टरनेट कीज बताया, ऑल्टरनेटिव की. तो प्राइमरी की क्या कर रहा है? यहां पर नल वैल्यूज जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है, ये नल वैल्यूज जो है वो अलाउ कर सकता है. देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ नल वैल्यूज. एग्जांपल भी दे, जैसे पैन नंबर हो गया, आधार हो गया. ये भी कैंडिडेट की है, ये भी कैंडिडेट की है. ये कैंडिडेट की क्या कर रहा है? नल वैल्यू अलाउ नहीं कर रहा है. देन दिस इज नथिंग बट प्राइमरी की. दिस इज आल्सो कैंडिडेट की बट इट अलाउज नल वैल्यूज. दिस इज द क्वाइट डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी की एंड ऑल्टरनेटिव की. एंड यू कैन हैव एट मोस्ट वन प्राइमरी की. ऐसा कैंडिडेट की जो नल वैल्यूज नहीं अलाउ करता है, दैट बिकम एज अ प्राइमरी की. अरे ये इजी है, आ रहा है ना समझ में? So I hope that everybody has got the primary key and then this alternative keys. Clear है? आगे चलो. Is it clear? ठीक है? Okay. So for example, ठीक है? Candidate keys, primary key, and these all are the alternate keys. I hope that you people have understood. Okay. There are two types of candidate keys. एक होता है simple candidate key, candidate key with only one attribute. Second, compound candidate keys, candidate key with at least two attributes. मतलब अगर एक candidate key एक ही आ रहा है तो उसको हम लोग simple बोलेंगे, ठीक है? हाँ आ रहा है, प्राइम एट्रीब्यूट्स का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है. एंड दूसरा जो है जिसको हम लोग कंपाउंड कैंडिडेट की कहते हैं, कैंडिडेट की विद एटलीस्ट टू एट्रीब्यूट्स. तो सिंपल वाला और कंपाउंड वाला भी हो गया. क्लियर? ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल के लिए एट्रीब्यूट्स व्हिच बिलोंग्स टू सम कैंडिडेट की ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड एज अ प्राइम एट्रीब्यूट, और जो नहीं बिलोंग करता उसको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कहते हैं. ध्यान से सुनो. फॉर एग्जांपल के लिए अब जैसे ये ए बी सी डी एफ है, कैंडिडेट की फॉर एग्जांपल के लिए इसका कैंडिडेट की है ए बी सी और सी डी. तो प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होगा? जो भी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की में आया होगा उसको हम प्राइम एट्रीब्यूट कहेंगे. फॉर एग्जांपल ए, जैसे ए आया है, बी आया है, सी आया है और डी आया है, ये किसमें है? इट इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की. ठीक है, तो दिस ऑल आर कॉल्ड एज द प्राइम एट्रीब्यूट्स ऑफ आर. एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर बेसिकली व्हाट? जो कैंडिडेट कीज में नहीं अवेलेबल है उनको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन प्राइम कहेंगे. इज इट क्लियर? फॉरेन की बाद में आएगा भाई. ठीक है, सो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और द एट्रीब्यूट्स व्हिच अपीयर्स इनटू द कैंडिडेट कीज. मतलब कैंडिडेट की देखा, उसमें कौन कौन सा एट्रीब्यूट आ रहा है? जो भी एट्रीब्यूट आ रहा है उसको क्या करो? वो प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गया. जो एट्रीब्यूट्स नहीं आ रहा है दैट इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. दिस इज द क्लियर डिफरेंस बिटवीन द प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स. गॉट माय पॉइंट एवरीवन? क्लियर? चलो अब यहां पर हम लोग जो है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सुपर की. कोई डाउट नहीं है ना? सुपर की इट इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू डिफरेंशिएट रिकॉर्ड्स यूनिकली. अब मैं आप लोगों को सुपर की डेफिनेशन बताता हूं. ठीक है, ध्यान से सुनना. सुपर की डेफिनेशन एग्जांपल के लिए ध्यान से सुनना. जैसे अगर मैं लिखूं ये ए है और ये बी है और ये सी है. दिस वन इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4. X, Y, Z और X. अब आप मुझे ये बताओ, ठीक है, C20, 30, 30 और फिर 20. ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना. इस टेबल का कैंडिडेट की क्या होगा? इस टेबल का कैंडिडेट की है ए. ए क्या कर रहा है? यूनिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है. हाँ, मिनिमल एट्रीब्यूट आ रहा है भाई, मिनिमल एट्रीब्यूट आ रहा है. ठीक है, ठीक है, मिनिमल एट्रीब्यूट आ रहा है. सुपर की बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. पहले तो कैंडिडेट की पता कर लो. व्हाट एग्जैक्टली इज द कैंडिडेट की? कैंडिडेट की क्या कर रहा है? इस रो को डिफरेंशिएट कर रहा है. तो अब अगर आप देखोगे कि इसमें जो कैंडिडेट की आ रहा है वो आपका ए आ रहा है, बिकॉज ए इज डिफरेंशिएटिंग A1, A2, A3, A4. ठीक है, ध्यान से सुनो. ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3 और ये हो गया आपका A4. ये क्या है? डिफरेंशिएट कर रहे हैं यूनिकली. अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि A1, X, ठीक है, फिर A2, Y, फिर A3, Z और फिर A4, X, ये भी तो यूनिक होगा. A1X, A2Y, A3Z, A4X. तो A1X, A2Y, A3Z, A4X, ये भी तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं.
तो दैट लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सुपर की, दैट लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सुपर की। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, कैंडिडेट की पहले नहीं आया, पहले सुपर की है आपका, ठीक है। मतलब अगर ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, अरे आ रहा हूं भाई, रुक जा भाई, मेरा दोस्त रुक 2 मिनट रुक। सुपर की क्या कर रहा है, ये भी यूनिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ध्यान से सुनना। सुपर की, एवरीवन प्लीज लिसन, ये कमेंट मत करो, चैट मत करो, बस 2 मिनट की एक्सप्लेनेशन सुन लो भाई, 2 मिनट की एक्सप्लेनेशन। सुपर की यूनिक रिप्रेजेंटेशन रो का देता है। अब कैंडिडेट की क्या है फिर, अब यहां पे डाउट है, ये डाउट मैं आपका क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनना। सुपर की भी यूनिक रिप्रेजेंटेशन देता है, कैंडिडेट की भी यूनिक रिप्रेजेंटेशन देता है, फिर कैंडिडेट की बाद में प्राइमरी की, अल्टरनेटिव की, वो अलग सिनेरियो है। अभी का सिनेरियो बताओ, अभी का सिनेरियो क्या है आपका, कि आपके पास में सुपर की है, कैंडिडेट की है। सुपर की भी यूनिक टेबल, आई मीन रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैंडिडेट की भी यूनिक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों यूनिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो दोनों नाम अलग अलग क्यों है, दोनों का काम तो वही है। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें से अगर मैं x डिलीट कर दूं, y डिलीट कर दूं, z डिलीट कर दूं और x डिलीट कर दूं, तभी भी ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन देगा। कहने का मतलब ये है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ सुपर की। सुपर की का मतलब ये हो गया कि ये सुपर की इट इज इक्वल्स टू योर कैंडिडेट कीज प्लस सम एक्स्ट्रा थिंग्स, इसको हम सुपर की कहते हैं। मतलब कैंडिडेट की जो हो गया, अब कैंडिडेट की मिनिमल एट्रीब्यूट्स का मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आया, क्लियर। अब जैसे समझो, ये एक कार है, ये इसको खींचने के लिए एक बंदा काफी है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, इसका नाम है फॉर एग्जाम्पल मैं कार को खींच लूंगा। मैं अगर एक कार को खींच रहा हूं, अगर आप मुझे ये बताओ कि 2 लोग आएंगे तो भी कार को खींच लेंगे, 3 लोग आएंगे तो भी कार को खींच लेंगे, 4 लोग आएंगे तो भी कार को खींच लेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। 2 लोग आएंगे तो भी कार को खींच लेंगे, 3 लोग आएंगे तो भी कार को खींच लेंगे। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं ये हटा दूं तो भी कार को खींच लेंगे, इसको हटा दूं तो भी कार को खींच लेंगे, इसको हटा दूं तो भी कार को खींच लेंगे, लेकिन अगर इसको हटा दूं तो कार को खींच पाएंगे क्या, नहीं। इसीलिए कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब समझ में आया, विच यूनिकली डिफाइंस अ टेबल और रो, अंडरस्टूड। सो कैंडिडेट की जो है तब वो उसका डेफिनेशन आता है विच इज नथिंग बट मिनिमल एट्रीब्यूट्स, अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड। क्लियर, अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड। मतलब भाई ये जो लास्ट कहां गया, ये बंदा मैं ही हूं, ठीक है, ये बंदा यहां पे खड़ा है। अब अगर इसको हटा दो तो कार खींच पाएगी क्या, नहीं खींच पाएगी, तो ये लास्ट कंडीशन है भाई, ये मरने की हालत में है, तो वो मरने की हालत को कैंडिडेट की कहा जाता है। गॉट माय पॉइंट यार नॉट, अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड। मस्त समझा, हाँ ऐसे ही पूरा डीबी में ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, बस बस 2 मिनट और लगेगा, क्वेश्चन में आ जा रहा हूँ, क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूँ। अरे भाई रुक जाओ, 5 मिनट का ब्रेक नहीं, बस अभी मजा आ रहा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आई होप अगर समझ में आ गया तो दिल बना देना भाई, लाल कलर का दिल आता है वहां पे, जिंदगी में तो नहीं मिला, कम से कम यही बना दो। तो अब पॉइंट ये आता है, ठीक है, ऑल कैंडिडेट कीज आर सुपर कीज बट सम सुपर कीज में नॉट बी कैंडिडेट की। ये आपका कैंडिडेट की है, ये आपका सुपर की है, हर एक कैंडिडेट की सुपर की होगा लेकिन हर एक सुपर की आपका कैंडिडेट की नहीं होगा। समझा नहीं समझा, तो कहने का मतलब है, अब चलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए एक स्कीमा दिया हुआ है एबीसीडी, अगर एक कैंडिडेट की है तो कितने सुपर कीज बन सकते हैं, ध्यान से सुनना। एक एक्सप्लेनेशन में देता हूं, एक एक्सप्लेनेशन फेंक के मारूंगा, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास ए कैंडिडेट की है, ठीक है, ए कैंडिडेट की है, इसके साथ में यहां पर देखना बचा क्या, बी और सी और डी। अगर इसमें मैं 5 ऐड करूंगा और ये हो गया सुपर की, ठीक है, तो भी ये सुपर की कहलाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा भाई, ये बीसीडी बचा हुआ है। अगर इस ए के साथ में मैंने बी ऐड कर दिया तो भी ये सुपर की हो जाएगा, इस ए के साथ में सी ऐड कर दिया तो भी सुपर की हो जाएगा, इस ए के साथ में बी और सी, सॉरी, अगर मैंने डी ऐड कर दिया तो भी ये सुपर की हो जाएगा, इस ए के साथ में मैं अगर बी और सी ऐड कर दिया तो भी ये सुपर की हो जाएगा, इस ए के साथ में मैंने सी और डी ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ए सी डी, तो भी सुपर की हो जाएगा, इसके साथ में ए और डी ऐड कर दिया तो, सॉरी, ठीक है, इस, अरे भैया, ए और बी और डी ऐड कर दिया, ठीक है, तो भी ये सुपर की हो जाएगा। अब इस ए के साथ में, अरे भाई थोड़ा सा ऊपर आ जा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस ए के साथ में यहां पर, अरे कहां लिखूं, 1 मिनट प्लीज,
ठीक है, इस ए के साथ में अगर मैं यहां पर बी सी और डी ऐड कर दूंगा तो भी ये ए बी सी और डी सुपर की। तो कितने तरीके के सुपर की बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझा नहीं समझा? यस, कैंडिडेट की इज आल्सो सुपर की। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस और नो? 8 आएंगे 8। समझा सबको? नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूं, आपके पास में प्रॉमिस करो दिल बनाओगे, बहुत सही एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, एक रिलेशन स्कीमा है ए बी सी डी। ए क्या है? कैंडिडेट की है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ए क्या है? कैंडिडेट की है। फिर सुपर कीज अपने को पता करना है। अब जैसे ए यहां लिख दिया मैंने, और ये मेरा बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए ए के साथ में मैं अगर 5 ऐड करूंगा, यहां पर मैं सुपर की लिख रहा हूं, तो ये भी एक सुपर की होगा। ए के साथ में मैं अगर बी लिखूंगा तो ये भी मेरा सुपर की होगा। ये ए के साथ में अगर सी लिखूंगा तो भी ये मेरा सुपर की होगा। इस ए के साथ में मैं अगर डी लिखूंगा तो भी ये मेरा सुपर की होगा। इस ए के साथ में मैं अगर बी और सी लिखूंगा तो भी ये मेरा सुपर की होगा। इस ए के साथ में सी और डी लिखूंगा तो भी ये मेरा सुपर की होगा। इस ए के साथ में मैं अगर बी और डी लिखूंगा तो भी ये मेरा सुपर की होगा। इस ए के साथ में मैं अगर बी सी और डी लिखूंगा तो भी ये मेरा सुपर की होगा। ये कहां से आ रहा है? ये कहां से आ रहा है? ये तो बीसीडी का सबसेट बन रहा है ना। ये तो बीसीडी का क्या बन रहा है? सबसेट बन रहा है ये बीसीडी का। भाई अगर आप ए को रोक के बीसीडी के ये सारे सबसेट ही तो बन रहे हैं, और कितना सबसेट बनेगा? तो अगर आप ए के साथ में सबसेट ऑफ बीसीडी अगर आप ऐड करोगे इससे रिलेटेड, तो दैट विल बिकम अ सुपर की। अब बीसीडी के कितने सबसेट्स बनेंगे? बीसीडी के नंबर ऑफ सबसेट्स 3 एलिमेंट है, तो इट विल बिकम 2 पावर 3। समझा नहीं समझा? कीरीस का गाना सुनेगा? कीरीस का गाना सुनेगा? कीरीस का? या एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की, बट एवरी सुपर की नीड नॉट बी अ कैंडिडेट की। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? बताना फटाफट जरा। कीरीस का गाना सुने? कीरीस का? तो अब अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज यहां पर, ठीक है, तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज? एंड इट विल बी वेरी सिंपल। अगर आपके पास में ए है, बी है, सी है, डी है, ए आपका कैंडिडेट की हो गया, तो ये वाले विल बिकम 2 पावर 3। 2 पावर 3 विल बिकम द टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? चलो अब भैया थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। हाँ फॉर्मूला आ रहा है भाई, थोड़ा रुक जाओ, पहले अभी थोड़ा तो करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है, डिस्टिंक्ट काउंटिंग बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? डिस्टिंक्ट काउंटिंग। बता रहा हूं फॉर्मूला भाई, तुम लोग क्यों अपना पेशेंस लूज कर रहे हो? 2 मिनट दो, बता रहा हूं फॉर्मूला। 2 मिनट दो, फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूले के ऊपर क्यों पड़े हो? अभी तो बहुत सारी चीजें करनी है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, थोड़ा मैथ्स पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि अगर ये पढ़ोगे तो आ जाएगा। एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 2 और 5। ठीक है, ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो 2 और 5 से डिवाइड होंगे? थोड़ा मैथ्स पढ़ लेते हैं, बेसिक एप्टीट्यूड है ये। तो 2 से कौन कौन डिवाइड होता है? 1 2 3 4 और 5। तो number of elements which is divisible by 2, let's consider n of a, it is defining number of elements divisible by 2, कितना आएगा? 5। नंबर b लिखता हूं, number of elements divisible by 5, कितना आएगा? 2। so can I write the answer is 2 plus 5 which is nothing but 7? क्या मैं लिख सकता हूं 7? 6 क्यों आएगा भाई? why it is 6? नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5, नंबर ऑफ एलिमेंट जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं वो 2 है। क्यों नहीं? 7 आएगा ना? ना। द प्रॉब्लम इज, जब आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर डिविजिबल बाय 2, एक बार काउंट किया, 2 बार काउंट किया, 3 बार काउंट किया, 4 बार काउंट किया, 5 बार काउंट किया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर डिविजिबल बाय 5, 5 को एक बार काउंट किया, 10 को 2 बार काउंट किया, इसको बोला जाता है क्या? डबल काउंटिंग बोला जाता है। तो क्या करना पड़ेगा? एक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, एक माइनस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 2 और 2 एंड 5 विल बिकम 1। मतलब अगर आप, ठीक है, ध्यान से सुनो,
ठीक है, ये n ऑफ a है, इसमें 2 4 6 8 10 और ये क्या है b। तो ये जो 10 है वो यहां पर भी काउंट हो रहा है, ये जो 10 है वो यहां पर भी काउंट हो रहा है तो 6 ही एलिमेंट। मैं बोलूं कितने एलिमेंट जो 2 और 5 से डिवाइड होंगे, तो बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 कैसे आ रहा है, क्योंकि 10 को 2 बार काउंट कर रहे हो। तो डिस्टिंक्ट काउंटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, एक बार निकालना पड़ेगा। तब क्या करोगे, तब आप यहां पर लिखते हो कि n ऑफ a यूनियन b इट इज इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n a इंटरसेक्शन b। मतलब सिंपल तरीके से मैं अगर ये a है मेरा और ये मेरा b है, a को काउंट करूंगा तो ये एक बार काउंट होगा, ये एक बार काउंट होगा, b को काउंट करूंगा तो ये एक बार काउंट होगा, ये वाला। ये देखो यार डबल काउंटिंग हो रही है। ठीक है, फॉर्मूला बताऊंगा भाई, फॉर्मूला बताऊंगा, थोड़ा भूमिका बना लेने दो भाई, फॉर्मूला बताऊंगा मैं। तो इसको एक बार हम लोग निकालते हैं, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, जैसे ध्यान से सुनना, अब अगर मैं ए मेरा कैंडिडेट की है तो पूरा क्या है ए बी सी डी और ई। तो ए को छोड़ के इनके नंबर ऑफ सबसेट्स, इनका नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा 4 है, तो 4 एलिमेंट का नंबर ऑफ सबसेट्स विल बिकम 2 पावर 4। अब अगर बीसी आपका कैंडिडेट की है, ठीक है, तो ये ए बी सी डी और ई। तो अब अगर मैं बीसी को कैंडिडेट की ले लूंगा तो कितने एलिमेंट बचे आपके पास में 1 2 3। तो इनका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बनेगा 2 पावर 3, क्योंकि 1 2 3। कहने का मतलब यह है कि जब आपका ए कैंडिडेट की है सो इसके कितने सुपर कीज बनेंगे, इसका बनेगा 2 पावर 4। और जब अगर आपका ठीक है कैंडिडेट की बीसी होगा तो इसका सुपर कीज कितने बनेंगे 2 3। अब प्रॉब्लम ये है, ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया, क्योंकि ए है, ए को हाइड करो, मतलब जो पूछता है उसको हाइड करो, कितना 4 आया तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे 2 पावर 4। बीसी को हाइड करो, कितने बचे 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बिकम 2 पावर 3। गॉट माय पॉइंट एवरीवन। अब आपका काउंटिंग अब जाओगे और देखोगे ना दोस्त, ठीक है, ये ए कैंडिडेट की है और ये बीसी कैंडिडेट की है। अब यहां पर डबल काउंटिंग होगी एबीसी की। तो अगर सिर्फ ए ही कैंडिडेट की है तो नंबर ऑफ सुपर कीज इसके लिए कितना आ रहा है 2 पावर 4, इसके लिए कितना आ रहा है 2 पावर 3, और ये वाला 3 है। 3 में से अगर एबीसी हाइड कर दिया कितना बचा 2 पावर 2। सो द टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज यू कैन गेट इज बेसिकली 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 3 माइनस 2 पावर 2। गॉट इट एवरीवन? Understood? Not understood? Is it clear everyone? Please let me know. इंटरसेक्शन एबीसी बनेगा, एबीसी का विल बिकम 2 पावर 2। क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। नहीं, बी और सी दो अलग अलग सेपरेट कैंडिडेट कीज नहीं है, बीसी को मिला के बना है। देखो नंबर ऑफ सबसेट, कैंडिडेट की के साथ में नंबर ऑफ सबसेट, समझा रहा हूं, वापस समझा रहा हूं, कैंडिडेट की के साथ में नंबर ऑफ सबसेट ऐड करोगे सुपर की बनेगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अगर ये मेरा ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, सिर्फ अगर मेरा कैंडिडेट की अगर ए होगा तो ए को हाइड करोगे कितने बचे 4, तो सुपर की कितना बन के आएगा 2 पावर 4 बन के आएगा। अगर मेरा कैंडिडेट की बीसी है, बीसी को हाइड करोगे कितना बचेगा 3, तो नंबर ऑफ सुपर कीज विल बिकम 2 पावर 3। आप समझो ये एबीसी है। अच्छा इसमें भी काउंटिंग हो रही, क्योंकि फॉर एग्जांपल के लिए ध्यान से सुनना, जैसे अगर आप ये 2 पावर 4 में अलग अलग तरीके का सुपर की होगा, बट ऐसी भी पॉसिबिलिटी आएगी कि आपको बीसी भी मिल सकता है, लेकिन ये सुपर कीज विद ए है, ठीक है, सुपर कीज विद ए, और ये क्या है, ये सुपर कीज विद बीसी, सुपर कीज विद बीसी, ठीक है। तो इसमें बीसी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये सुपर कीज विद बीसी है, ये सुपर कीज विद ए है, तो इसमें आपको बीसी मिल सकता है और इसमें आपको ए भी मिल सकता है। तो आप जब काउंट कर रहे हो तो यहां पर भी एक बार काउंट कर रहे हो, यहां पर भी एक बार काउंट कर रहे हो, इसलिए एबीसी वाला माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट दिस कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। ठीक है, क्लियर हो गया? कैंडिडेट की कैसे पता करते हैं, जो दिया उसको हाइड करके बाकी के बच्चों का नंबर ऑफ सबसेट्स कर लो। अरे भाई कीज आया तो पहले ये तो पढ़ लेते हैं। डन, चलो ये क्वेश्चन कर लो। ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी सुपर कीज आर इन आर? आंसर वाज 20 बताया था। अरे वो एबीसी लोगे
इसका कितना आएगा? कितना आएगा? ध्यान से देखना। पहले ये कैंडिडेट की है ए बी, तो ए बी सी डी ई और एफ। सुपर कीज अगर मैं लेके आऊंगा तो आपने को क्या हाइड करना? ए बी अगर हाइड करोगे तो कितना आएगा सुपर कीज? 2 पावर 4 आ गया। फिर अगर ये बी सी है हमारे पास में, तो ए बी सी डी ई और एफ, तो यहां पर मैंने क्या था? ए बी था अपना, ए बी हो गया। फिर मैं अगर ये बी सी को हाइड करूंगा तो ये भी कितना आएगा? ये भी 2 पावर 4 होगा। अब ऐसे कीज जो ए बी और सी होंगे, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, तो अगर मैं इन तीनों को हाइड करूंगा तो इट विल बिकम 2 पावर 3। सो व्हाट वी कैन राइट इट डाउन हियर। तो ऐसे कीज अगर ये ए बी है और ये बी सी है एंड दिस पार्ट इज ए बी सी, सो नंबर ऑफ सुपर कीज ये वाला 2 पावर 4, ये वाला 2 पावर 4, ये वाला 2 पावर 3। सो विल राइट 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 4 माइनस 2 पावर 3, दैट विल बी आवर आंसर। इस साल ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था। क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, अगर सिर्फ A1 होगा तो कितने सुपर कीज आएंगे? अगर सिर्फ A1 होगा तो कितने सुपर कीज आएंगे? अगर आपका कैंडिडेट की A1 और A2 होगा तो कितने सुपर कीज आएंगे? अगर आपका कैंडिडेट की A1 A2 A2 A3 होगा तो कितने सुपर कीज आएंगे? ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कल मिलते हैं आप लोगों को क्लास में, पेड क्लास में मिलते हैं और थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। मैं ये रिपीट कर दूंगा कैंडिडेट की वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो शुरुआत में वो जो फ्लैट फाइल सिस्टम और डीबीएमएस वाला था, कल जो है वो थोड़ा सा उसमें और डिटेल में जाऊंगा मैं, आज तो सिर्फ बस कंपैरिजन कर रहा था। ठीक है, और मिलते हैं कल की क्लास में। आई होप दैट यू पीपल हैव एंजॉयड, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाकी कोई भी डाउट है यू कैन, कल हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉरेन की आएगा भाई, थोड़े टाइम के बाद में आएगा, पहले ये तो पढ़ लो, पहले एक एक चीज करके पढ़ो। ठीक है एवरीवन, चलो थैंक यू सो मच एंड bye bye, have a great day to all of you. I hope that you people have enjoyed. See you tomorrow and with a great enthusiasm. कल और भी डिटेल में जाते पढ़ते हैं।